डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम गणित के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ये मॉडल पेपर जो है बोर्ड का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका वही पैटर्न है जो पुराने साल में था, पिछले साल था, यानी 2022 का ही पैटर्न उठाया गया है। बस आपके टर्म वन पहले 2022 में टर्म वन और टर्म टू दो नामक परीक्षाएं होती थी। अभी आपको टर्म वन और टर्म टू मिलाकर के एक ही टर्म में एग्जाम होगा, बस इतना फर्क है। पहले ईजी था पैटर्न की, बच्चों को केवल पहले आपको टर्म वन देना पड़ता था और बाद में टर्म टू देना पड़ता था, तो दोनों अलग अलग तैयारी करने में आसानी होती थी। लेकिन अभी आपको पूरे के पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक साथ तैयार करने हैं। 19 प्रश्न पिछले साल भी थे, 19 प्रश्न इस साल भी हैं, और 1 से लेकर 7 प्रश्न पिछले साल भी थे, अति लघुत्तरात्मक जो 2 अंक के प्रश्न थे, जिसमें से कोई 5 ही करने हैं आपको। और 8 से लेकर 14 तक के प्रश्न जो हैं ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो आप जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जिनके निर्धारित अंक 3 रहेंगे। और 15 से लेकर के 19 तक के जो प्रश्न रहेंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें जो है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और 5 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न पहले भी था और अभी भी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बस आपका टर्म वन और टर्म टू हटा दिया गया है, कंबाइन करके टर्म कर दिया गया, एक टर्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें तो उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कि आप जो है एचसीएफ आपको दिया गया है 657 और 306 का 9 है, तो एलसीएम आपको 657 और 306 का निकालना है। तो आपको एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 9। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। या फिर आप कह सकते हो कि इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल जो है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम यहीं छोड़ दूंगा, तो एचसीएफ जो है इन दो संख्याओं के भाग में चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ होता है। एचसीएफ मेरे को 9 दे रखा है, ठीक है, दो संख्या मेरे को ये दे रखी है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो इन दोनों संख्याओं का गुणन कर देंगे, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा किया और 9 से जो है इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एचसीएफ से डिवाइड करना है और एचसीएफ क्या है? 9 है हमारे पास। अब इसका दोनों संख्याओं का, ऊपर वाली संख्याओं का जो है आप जो है सीधा सीधा क्या तो गुणा करके लिख लो, या फिर 9 से भी काट सकते हो। यहाँ पे 9 से 9 3 27 और 9 चौक 36, तो यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा। 34 गुणा में 657 करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऊपर वाले दोनों संख्याओं को गुणा करो तो ये आएगा, उसके बाद 9 से भाग दोगे तो ये आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा सा आसान सा प्रश्न है ये। इसके बाद जो है आपको बताना है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग जो है, यानी कि शून्यांकों का योग जिसको बोलते हैं हम सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है? आपको 4 दे रखा है। ठीक है, और जो है गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है 1। हमारे पास 4 और 1 जो है ये योग दे रखा है, एक गुणनफल दे रखा है। योग जो है हमारे पास 4 दे रखा है और गुणनफल की बात करें तो हमारे को इसने दे रखा है 1। ठीक है, अब जो है सीधा सीधा हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है अल्फा और बीटा के टर्म में जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये लिखा जाता है। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देनी है, साथ ही साथ जो है आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख देनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, आप चाहे इसको इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, कि जब द्विघात समीकरण के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। बस आप इतना लिख दोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, मैथमेटिक्स में आपको लैंग्वेज की टेंशन नहीं लेनी, आपके समीकरण सही होने चाहिए, इक्वेशन सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम लिखते हैं अल्फा और बीटा के टर्म्स में, तो वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का साइन लगता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाता है, इसके साथ में गुणा होता है एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर जो हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो मुझे 4 दे रखा है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है मुझे 1 दे रखा है। तो इस इक्वेशन में बस इतना ही हमें इसको पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, जैसा कि आप ऊपर से देख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन है माइनस लगाया, और अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4 लगा दिया, और साथ में इसके साथ में एक्स गुना है तो एक्स गुना कर दिया। इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन लगाया, प्लस लगाया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? 1 दिया है तो 1 उतार दिया, इक्वल्स टू 0 है ही, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। तो इसका आंसर जो हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो देखें, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में यदि कोण B समकोण है, तो बी समकोण है, तो बी पे हमने 90 डिग्री बना दिया है, और ए बी और बी सी बराबर हैं, तो यहाँ पर ए बी और बी सी हमने दोनों को बराबर किया, इसलिए हमने इसको रेड कलर से दिखा दिया मैंने, दोनों बराबर है। सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर जो है वो 2AB स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे पहले हमारे को दिया क्या गया है समझ लीजिए कि ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि क्या है? ये समकोण है। ठीक है, ये आपको दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि ये समकोण है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है समकोण है बी पर, तो ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज है ये। और जो है ये आइसोसेलेस भी है, यानी कि समद्विबाहु भी है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर दे दी गई हैं, ए बी और बी सी जो है बराबर है, इसलिए जो है समद्विबाहु भी है। हमें प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी आपका जो है, यहाँ पर हमको चेंज कर लेते हैं, हमको सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर होगा, यही हमसे यहाँ पे सिद्ध करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण क्या है? तो कर्ण तो आपका ये है। ठीक है, ये क्या है? कर्ण है, AC कर्ण है आपका, और ये जो है आपका आधार है, और ये जो है आपका इधर वाला ये क्या है? लंब है। ठीक है, तो ये आपका कर्ण क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया है, ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया ये ट्रायंगल। तो अब जो है सिंपली क्या है, कर्ण का जो है हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें हमको ये भी दे रखा है कि ए बी बराबर बी सी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसलिए जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर बी सी है, तो हम जो है सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है? कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर का, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? वो होता है लंब का स्क्वायर, और जो है आपका, सॉरी लंब तो ऊपर है,
तो आपका यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आपका लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, जैसे आगे पीछे आप अपनी मर्जी लिख सकते हो। तो हमारे पास कर्ण का जो है, कर्ण कौन सा है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट हमारे पास लंब है, लंब क्या है, एबी है, तो एबी का स्क्वायर। और जो है बेस यानी कि आधार क्या है, तो बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर। ये हमने समीकरण बना दिया पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। अब जो है हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एसी तो रहेगा, एसी स्क्वायर तो हमें प्रूव करना ही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें एसी स्क्वायर को नहीं चेंज करना, हमें चेंज करना है 2ab स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे लाना है 2ab स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि ए बी बराबर बी सी दिया गया है, तो ए बी बराबर बी सी दिया गया है, तो मैं इस ध्यान रखना है कि इस जो है ये बी सी की जगह मैं ये ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ये बी सी के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया और जो है इसको मैंने ए बी लिख दिया, क्योंकि मुझे ए बी ही लाना है। तो ए बी पहले से था और एक ए बी और आ गया, तो 2 ए बी हो गए, तो 2 ए बी स्क्वायर ए सी का ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड, इसी सिद्धम हो गया, ये आंसर कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है बिंदुओं ए बी और ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, जब हमारे को x1 y1 और x2 y2 दिया जाता है, तो हमारा डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि आपको क्या है, ये क्या है आपका x1 है, ठीक है, और ये है आपका y1, ये क्या है आपका x2 है, और ये है आपका y2। अब इनको हम रख लेंगे इस समीकरण में, जहां पे x2 है वहां पर आपका माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x2 की जगह मैंने माइनस ए रखा है, जो कि ऊपर मैंने आपको दिखा दिया कि x2 क्या है। और जो है फिर आपका माइनस का साइन है, तो माइनस का लगा हुआ है। फिर आपके पास में यहाँ पे x1 लिखना है, x1 प्लस का है, तो x1 ए लिख दिया हमने, ये रहा इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 कितना है, y2 है हमारे पास माइनस बी, ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने लिखा यहाँ पे y2 जो है माइनस बी लिखा, और उसके बाद में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। और y1 कितना है, तो y1 हमारे पास यहाँ पर जो है कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है, सॉरी बी दे रखा है, तो हमने जो यहाँ पे बी रखा। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी। अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा। अगर मैं इसको और फर्दर सोल्व करूँ, आप मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, आप कहोगे कि ये -2a जो है, ये माइनस का a और माइनस का दोनों जुड़ करके माइनस के 2a हो जाएंगे, और इसका जो है आपको होल स्क्वायर किया हुआ है। और यहाँ पे माइनस बी है और माइनस बी, ये भी जुड़ करके क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है। अब जो है ये माइनस का 2a का स्क्वायर करोगे तो माइनस का हट जाएगा, क्योंकि 2 से 2 माइनस टू गुना होगा, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 लगा लेना, ठीक है। तो आपका 2b का जब स्क्वायर करोगे तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इस जो अंडर रूट में है, इसमें क्या करेंगे हम, 4 दोनों में आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, हम अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे 4 को, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, बाकी अंडर रूट में रह जाएंगे। तो ये हमारे को जो है आंसर लेना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मान निकालना है आपको 2 tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 60। देखो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है और बता भी दी है, उसके लिए वीडियो भी बना दिया है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, उसको देख लेना, आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, ठीक है। तो उसको चेक कर लेना, ये टेबल कैसे याद रखनी है। अगर याद नहीं रहता तो परीक्षा में केवल 1 सेकंड से 2 सेकंड लगेगा, बना दोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप याद करना चाहते हो तो इसका ट्रिक याद कर लेना। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें tan 45 कितना होता है, तो tan 45 का मान देखें तो यहाँ पर जो है 1 होता है, ठीक है। तो हम tan 45 का 1 मान रखते हैं, ठीक है। इसकी जगह 1 रखा, 2 का 2 एज इट इज है। और यहाँ पे cos 30 है, cos 30 देखिए, cos जो है आपका 30 पे कितना आता है, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 जो है cos 30 की जगह रखा, प्लस का साइन बीच में है वो रख दिया, माइनस में sin 60 का मान कितना है, तो अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2। और ये सबका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इनके सभी के स्क्वायर किए गए हैं, ये आपको दिख ही रहा है आराम से। अब जो है इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट वाले का रूट हट जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 गुना में 1 करोगे तो 2 गुना 1 हो गया। इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट 3 का, तो स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, नीचे वाला 2 है, 2 का 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी हो जाएगा। अब देखोगे कि ये और ये तो आपस में कट गए, क्योंकि दोनों बराबर है, एक माइनस का एक प्लस का है, और ये 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें बस इतना ही निकालना था, 2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमको जो है इस तरह से बोला है कि कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है, और इस बाह्य बिंदु को मान लो आर मान लिया। तो यहाँ से जो भी ये 2 स्पर्श रेखाएं आप जो देख रहे हैं, एक स्पर्श रेखा मैंने इस आर से जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये है एक हमारा, तो ये सीधा सीधा ये दे रहा है पी आर, ठीक है। बाह्य बिंदु से पी से आर पे खींचा है, ये स्पर्श रेखा है, त्रिभुज आपके सर्कल पे जा रही है। और दूसरी जो 2, क्योंकि बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यहाँ से क्यू से जब हम आर से जो है क्यू तक खींचेंगे, ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगी इस पे। और जो है यहाँ पर हमें बताना है कि स्पर्श रेखा जो पी आर है और क्यू आर है, ये दोनों की लंबाई बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो है केंद्र है, मान लीजिए कि ओ वृत्त, ओ में केंद्रित एक वृत्त खींचे, यानी कि ओ से बना हुआ एक वृत्त खींचे, या फिर केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचे। बस इतना लिखा है हमने। उसके बाद जो है सिंपली क्या करना है कि देखो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ओ पी आर कौन सा है, तो ओ पी आर, ये वाला ट्राइंगल जो है ओ पी आर है। क्लियर है। तो इसमें हम देख लेते हैं ट्राइंगल ओ पी आर जो है, सबसे पहले तो ये ओ पी आर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं,
इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले रहा है, ओ क्यू आर, तो दूसरा वाला ट्राइंगल नीचे वाला है, तो ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला जो है ये आपका, हमने कह दिया कि ये जो है आपका ओ क्यू आर है। तो अब हमें ये दोनों त्रिभुजों को ले लिया, हमें इन्हीं के जो है भुजाओं को बराबर करना है जो कि दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि OP बराबर OQ है। अब OP बराबर OQ क्यों है, ठीक है, OP बराबर OQ क्यों है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका OP है, यानी कि ये जो लाइन है आपकी और ये जो लाइन है, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो OP बराबर OQ हो गया। उसके बाद में एंगल OPR और एंगल OQR जो है क्या कर रही है, PRQR बाय बिंदु R से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्यों बराबर हो जाएंगे, सिंपल समझना दोबारा से, OPR, ठीक है, ये वाला OPR, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। OQR ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त पर जो है स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, OR और OR सामान्य पक्ष हैं, यानी कि जो OR है, ये वाली लाइन जो है आप देख रहे हो, बीच वाली लाइन जो है, ये आपके त्रिभुज OPQ में भी है, इसी की लाइन है ये, और OQR की भी यही लाइन है, कॉमन साइड है, तो ये कॉमन हो गया हमारा, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज हमने प्रूव कर दी यहाँ पर, ये 90 डिग्री के हिसाब से ये दोनों कोण बराबर है, दोनों जो है आपकी जो इसकी साइड्स बराबर हैं, और साथ ही साथ जो है इनका एक जो है भुजा दोनों में आती है, वो है हमारे पास ये भुजा जो दोनों में दिखाई दे रही है, ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी। तो हमने कह दिया ये कॉमन है। अब हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज जो OPR है, ऊपर वाला जो OPR है, वो OQR के सर्वांग सम है, ठीक है, बराबर, और सर्वांग सम होगा कौन से नियम से, RHS, ठीक है, RHS नियम से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, हम कह सकते हैं। और सर्वांग सम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये PR जो है, ये PR इसके QR के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो एक चीज और इसमें, कि आपका जो OP है, ये OP है, वो OQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CPT से सब कुछ हमें पता चल जाएगा, PR बराबर QR है, CPCT से हम कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस प्रकार जो है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। यही हमें बताना था, PR बराबर QR होना चाहिए, तो भाई CPCT आ गया, यही हमारे को PR और QR बराबर करना था, तो यही चीज हमने बताई है, तो यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है, तो ये हमारा पास आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। आगे बोल रहा है इस समूह में से एक बल्ब जो है निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब जो है खराब हो सकता है या फिर यह बल्ब जो है खराब नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमारे को दिया क्या गया है, उनको हम नोट करते हैं। अब देखिए, कुल बल्ब हमारे को जो टोटल बल्ब दिए गए हैं वो 20 दिए गए हैं, तो हमने लिख दिया कि ये 20 बल्ब हैं। उसके अलावा क्या दिया गया है, और दिया गया खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने दिए गए हैं यहाँ पर, हमारे को 4 दिए गए हैं खराब बल्ब, तो 4 बल्ब जो है खराब हैं। तो अगर 20 बल्ब टोटल हैं, उसमें से 4 खराब हैं, तो खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 20 - 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20 - 4 बराबर 16 बल्ब, ठीक है। 16 बल्ब जो है वो खराब नहीं होंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा है, बल्ब खराब होने की प्रायिकता क्या है, कि यह बल्ब खराब हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, तो हम जानते हैं कि जो अनुकूलित परिणाम है, अनुकूलित बल्ब कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 20, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ये देखना है कि आपका जो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि टोटल जो है 4 है, ठीक है। और जो है आपके बल्ब खराब 4 हैं, और कितने में से खराब है, 20 में से, तो ये 20 में से जो खराब बल्बों की संख्या है वो कितनी निकल जाएगी, काट लेंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 आ जाएगा, और इसको भी आप डिवाइड करना चाहो तो ये पॉइंट में आ जाएगा 0.2, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, या 1/5 लिखते हो, ये भी आंसर सही है। तो ये पहला हमारे पास सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन में बोल रहा है कि खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो खराब बल्ब नहीं होने वाली संख्या कितनी है, 16। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता कैसे निकल जाएगी कि भैया टोटल जो है, कैसे कर लेंगे इसको, जो बल्ब खराब नहीं है इनको ले लेंगे, तो हमारे पास जो है 16 बल्ब जो है वो खराब नहीं है, ठीक है, खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। और जो है टोटल बल्ब कितने थे, तो टोटल बल्ब तो 20 थे, तो 20 हमारा इस पे आ गया नीचे, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, तो ये आपका 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि ये 4/5 जो है इसकी प्रायिकता आ गई। खराब नहीं होने की प्रायिकता पूछ रही है ना, तो यहाँ पे 4/5 आ गया। अब इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में 0 लग जाएगा, तो ये 0.8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब दोनों को मिलाओगे तो दोनों देखो, दोनों खराब नहीं होने की और खराब होने की दोनों को मिलाओगे तो इन दोनों की प्रायिकता जानते हो आप, सबसे ज्यादा प्रायिकता जो है मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 0.2 प्लस में 0.8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये टोटल 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं, और हर प्रश्न जो है आपको 3 अंक का होगा, ठीक है ना। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इस सेक्शन के, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहां पे q एक पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं कि जो है a और b जो है 2 धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
ए और बी जो है दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा है, क्योंकि हम जो धनात्मक पूर्णांक वाला जो इक्वेशन लिखते हैं वो ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें ए तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही होगा, तो इसीलिए जो बोला गया कि इसमें ए जो है बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो भी मान आएगा वो ए का होगा, तो ए जो है बी से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अकेला ए जो है इन सभी का योग है, तो ए इसीलिए बी से बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो है ए बी को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को जो है हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी को जो है हम अभी मैंने लिखा था, ए बी को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। आपको मैंने 5वां या 6वां एमसीक्यू कराया था जिसमें आपका भाज्य भाजक शेषफल सब कुछ कराया था, वही चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर जो है क्यू क्या है, तो क्यू जो है आपका कोशेंट है, भागफल है, ठीक है, और जो है आपका आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये बता दिया, और अगर ये भागफल है और ये शेषफल है तो यहाँ पर जो है सीधा सा बात है कि जो आर है वो तो क्या होगा, या तो जीरो आएगा, शेषफल या तो जीरो आ सकता है या जीरो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो है बी से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, बी जो हमारी संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होगा, जो कि बी यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम तोलें तो यहाँ पे ए बराबर क्या आ रहा है, ए बराबर हो गया 4 क्यू, बी की जगह क्या दिया है 4 और क्यू का क्यू और प्लस में आर दिया हुआ है, प्लस में 1 दिया हुआ है। ठीक है ना, प्लस में 1 दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है, आप देख रहे हैं। और फिर एक और हमारे को दिया है कि या फिर एक या जो है ए किसके बराबर हो सकता है, वो 4q प्लस 3 के। तो यहाँ पे भी विषम संख्या 1 और यहाँ पे विषम संख्या है 3। ठीक है, तो ये दो तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका रिमाइंडर यानी भागफल क्या होगा, 0 होगा, या फिर आपका थोड़ा 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन b जो 4 है ना, इस 4 से कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे b जो है मेंशन कर दिया है, b आपका कितना है 4, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4, तो 4 से कम होगा। ठीक है, बस ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो है b बराबर 4 लेने पर हम प्राप्त करते हैं कि a का इक्वेशन जो है इस तरह से बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो a का इक्वेशन 4q प्लस आर बन जाएगा, जहाँ पर वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, और जो है अगर ये 0 हो सकता है या 4 से ज़्यादा नहीं होगा तो वो r क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 0 जो है r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 4 तो मैक्सिमम है जो क्वेश्चन में दिया है, तो 4 तो हम लेंगे नहीं, तो 4 वैल्यूज आ गई। अब 0 1 2 3 इनको जो है r की जगह रख लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करें r बराबर 0 लें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, क्योंकि आप r की जगह 0 रख रहे हो। अगर इस r की जगह आप 0 रखोगे तो बचेगा क्या, इसमें 4q में r जोड़ो, ये 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा। अगर ये 4q है तो आप जो है ये 2 से विभाज्य, इसके मतलब ये क्या है, सम है। क्योंकि आप मान लो कि यहाँ पर कुछ भी रखो, q का मान कुछ भी रखो, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में r अगर 1 रखते हैं तो हमारी जो समीकरण कैसी बन जाएगी, वो समीकरण ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये तो पहले 4q था तो 2 से विभाज्य था, क्योंकि सारी संख्याएं सम आती, लेकिन यहाँ पे 4q प्लस 1 कर दिया, तो जो भी संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ेंगे। जहाँ मान लो कि यहाँ पे 2 रखते हो तो 4 दूनी 8 प्लस 1 करोगे तो 9 हो जाएगा। अगर 3 रखते हो 4 3 12 प्लस 1 करोगे तो 13 हो जाएगा, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि ये विषम संख्या है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो सम संख्याएं रखेंगे तो सम हो जाएगा, विषम रखेंगे तो विषम हो जाएगा। यहाँ पे विषम संख्या रख रहे हैं तो ये विभाज्य नहीं होगा, ये विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बतानी है कि जो है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो हमने देखा कि 4q प्लस 1 करा तो हमारे पास विषम आया, और 4q प्लस 3 करा तो भी हमारे पास विषम आया। तो यही तो हमें दर्शाना है कि वो जो है 4q प्लस 1 हो या 4q प्लस 3 हो, ये विषम ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, उपयुक्त निष्कर्ष से पता चलता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हो या 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा हो, वो जो है धनात्मक विषम पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, बस इतना ही से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। समीकरण युग्म दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो पहला आपको समीकरण दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया गया है। और जो दूसरी समीकरण दी गई है इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम दोनों समीकरण को क्या है लाइन से सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमारे को मिल जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ सॉल्व करते रहेंगे, पहले एक को कर लेंगे फिर दूसरे को कर लेंगे, फिर ग्राफ बता देंगे कैसे आता है। ठीक है, पहले इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ y का मान निकालना चाहूँ, क्या x का मान निकालोगे, x का मान निकालोगे तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे भी y सिंगल है, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से y का मान निकालूँ तो y माइनस का तो है, इधर ही रह जाएगा। ठीक है, इधर इसको 2 है तो 2 है, और ये 2x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने से हमारे को बेनिफिट मिल जाएगा कि इसमें x और y के मान रख के हम निकाल लेंगे कि x और y के मान क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मान निकाल ले, कम से कम 2 मान चाहिए हमारे को ड्रॉ करने के लिए, चार्ट या फिर ग्राफ। तो 2 मान निकालते हैं यहाँ से। यहाँ पे x रखा है, यहाँ पे y रखा। अगर मैं यहाँ पर x इस जगह पे x जो है 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो है माइनस वाई बराबर 2 बचेगा। तो मेरे पास अगर मैं x 0 रखता हूँ तो मुझे y जो है -2 मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे x का मान 1 रखूँ तो मैं यहाँ पे x का मान अगर 1 रखता हूँ, यहाँ पे x अगर 1 रखो, ठीक है, x की जगह हटा दो, x की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 1 हो जाएगा, यानी कि 2 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2। तो यानी कि अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, काम हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसमें भी हम माइनस वाई का मान निकाल लेते हैं। माइनस वाई है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 4 इसके बगल में है, और जो है ये 4x उधर ले जाऊँगा तो माइनस का
4x हो जाएगा। ठीक है, इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका टेबल कुछ इस तरह से फिर से बना लेते हैं हम। x और y के 2 मान ले लेते हैं कैसे भी करके, आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन बहुत इजी होते हैं, ग्राफ वाले सबसे इजी होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप x का मान निकाल लीजिए और y का। तो x का अगर आपको मान रखना है तो x का मान रख लीजिए। x का मान मैं सपोज करो यहाँ पे 1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को जो, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ, x का मान कितना रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या मिलेगा, -4 मिल रहा है मेरे को। ठीक है ना, -4 मिलेगा। अच्छा, अगर मैं दोबारा यहाँ पर इस x की जगह 1 रखूँ, तो 1 रखता हूँ, तो 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या मान आ रहा है, तो मेरे पास y का मान जो है 1 रखते ही 0 हो जाएगा। तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो y का मान जो है 0 आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं इससे समीकरण, पहले समीकरण की बात करूं तो मेरे को x जो है, अगर x जो है वो 0 मिल रहा है तो y मेरे को -2 मिल रहा है। x अगर 0 रख रहा हूं तो y मेरे को -2 मिल रहा है। अगर मैं x 1 रख रहा हूं तो y मेरे को 0 मिल रहा है। ये दो जो है मेरे को वैल्यू मिल रही है इस समीकरण से। इस समीकरण से जो है x अगर 0 रख रहा हूँ, x 0 रखा तो मुझे -4 मिल रहा है y। ठीक है, और जो दूसरा है, अगर मैं x 1 रख रहा हूं तो मुझे आपको 0 मिल रहा है y का मान। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसको ग्राफ में डालेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है 0 और -2, तो 0 तो आपका ये हो गया। ठीक है, 0 आपका ये हो गया, और -2, तो -2 आपका किधर आता है, तो -2 आपका इस साइड किसका मान है, y का मान। तो y का -2 ध्यान रखना। तो 0 इस लाइन पे और -2, तो हमारे को ये वाली जो आप देख रहे हो ये इक्वेशन, ये आपको 0 और -2 को दिखा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, 0 और -2 का यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये बन गया। अब दूसरी जो है 1 और 0 है इसी की, तो इसी की 1 और 0 कहाँ आ जाएगी, तो x पर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। तो एक तो ये है। ठीक है, x पर, x का मान देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, एक कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। ये x है, ये y है, यहाँ पर ये x है, ये y है, यहाँ पर ये x है, ये y है, और यहाँ पर ये x है और ये y है। ठीक है, पहले हम इस x को रखा, हमने x का है 0, तो x तो 0 वाली लाइन पे चलेंगे। ठीक है, x ऊपर सॉरी, x 0 वाली लाइन पे चलेंगे। ये वाला x है आपका, ये x एक्सिस है, तो इस पर हम 0 वाली लाइन पे चल रहे हैं, तो ये 0 ही है। ठीक है, और x के बाद में y कितना है, -2। y -2 कहाँ पे होता है, ऊपर तो होता नहीं है, नीचे की तरफ होता है। तो -2 कहाँ पे मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे मिल गया। तो हमने ये y बराबर -2 टिक कर लिया। 0 और -2 हमारे को मिल गया। अब दूसरा फिर से x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 किधर होता है, पॉजिटिव इधर होता है। ठीक है, और जो है उसके बाद y कितना मिला, 0, तो y पे हमें जाना नहीं है, y 0 है, तो आपका यही पॉइंट पे ही होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया इसी पॉइंट पे जो है 0 भी होगा। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है उसमें क्या बोल रहा है कि हमारा x 0 मिल रहा है, x जब 0 है तो y -4 हो जा रहा है। तो x 0 देखें पहले, x 0 तो आपका यही पॉइंट पे आएगा। ये y -4 है, तो y -4 कहाँ पे मिल रहा है, इसी लाइन पे नीचे की तरफ y -4 है, तो y -4 ये रहा। ठीक है, ये रहा y -4। अब इसके बाद में जो है x कितना है, 1 है, तो x जो है ध्यान रखना, x 1 है, तो x वापस से इसी जगह पे मिल रहा है मेरे को, इसी पॉइंट पे। इस वाले समीकरण का भी x यहीं पे था, इसका भी यहीं पे। और y कितना है, 0 है, तो y 0 है, तो ये भी वहीं पे पॉइंट मिलेगा। यानी कि हमारे को 3 पॉइंट मिले, 1, 2 और 3। तो अब इसमें जो पहली पॉइंट है, जो 0 -2 और 1 0, 0 -2 और 1 0, इस वाली लाइन को हमने सीधी मिलाया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर में जो लाइन है वो सीधी मिलाई। और उसके बाद में जो है 0 -4 और 1 0 वाली लाइन, ये वाली लाइन हमने, ये ब्लू कलर में जो लाइन मिलाई है ये पूरी लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये वाली लाइन जो है इस तरह से मिलाई है। अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दूं, तो ये लाइन इस तरह से मिलाई हुई है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बस यही हमें बताना था। हमारे को क्या बोला इसने, ये ग्राफीय विधि से हल करिए, तो हमारे को कुछ इसमें देना नहीं है, कुछ भी ना बताना है। ठीक है, तो हमारा जो है एक लाइन जो है इसमें से पहली वाली लाइन कौन सी है, जो ये 2x - y = 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो हमने ये मैरून रंग की जो लाइन खींची है, ठीक है, ये वाली लाइन जो खींची हुई है, ये क्या है हमारी इक्वेशन, ये है 2x - y = 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली लाइन जो है ये दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके मान से हमने ये लाइन बनाई है। तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, 4x - y = 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन होता है, इसमें आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, जो भी है तरीके से करना है और समझ के करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक इनके क्वेश्चंस जो है ये गलत हो सकते हैं। इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 0 और -4 सब कुछ प्लॉट करके देख लिया, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, यही आपका एक्चुअल ग्राफ है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31st नंबर जो है इसका पद हमें ज्ञात करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बड़ा लगता है आपको। एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 31st नंबर जो है पद ज्ञात करना है, जिसमें 11वां पद हमारे को दे रखा है कितना, 38, और 16वां पद कितना दे रखा है, 73। तो आप समझिए कि हमारे को an का फॉर्मूला हमें याद होता है, an = a + n - 1 × d होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रहेगा। सबसे पहले हमारे को दिया गया है 11वां पद और उसका मान दे रखा है 38। तो हमारे को an की जगह क्या दे रखा है, n का मान जो हमारे को 2 दे रखा है, n बराबर जो है आपको क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो an का मान जो है, इस अगर n 11 दे रखा है तो an का मुझे मान जो है 38 दे रखा है। ठीक है, और जो है इसी तरह से, यानी कि an का मतलब क्या है, an का मतलब a जो है आपका a 11 का मान है। ठीक है, an बराबर क्या मतलब हो गया, मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी। तो ठीक है, अब देखिए an, अब n की जगह क्या है, 11 है ना, तो यहाँ पे कह सकता हूँ a 11। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है, तो 38 दे रखा है, ये 38 हो गया। और दूसरी चीज क्या दे रखी है हमारे को, दूसरी चीज जो दे रखी है वो दूसरा मान भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को दे रखा है n = कितना है, 16 है। ठीक है, यानी कि an बराबर क्या हो जाएगा, a 16।
A16 कितना दे रखा है हमारे को 73। ये दो चीज़ हमारे को दे रखी है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला याद है ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे को गिवन क्या है कि 11th टर्म है और जो है 38 उसका जो है संख्या है, उसका मान दे रखा है। तो हम कहते हैं n की जगह 11 रखा, A11 इक्वल्स टू A प्लस में फिर n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह फिर से 11 रखा -1 इंटू डी, ठीक है। हमारे पास डी नहीं दिया गया है, सारवंतर नहीं है, पहला पद नहीं है, तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस एपी को निकालने के लिए सारवंतर नहीं है, पहला पद हमें पता नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों चीजें ना मिल जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम सीधा सीधा A11 का मान जो है मैंने बताया 38 है, तो A11 की जगह 38 रखा। A का मान मुझे पता ही नहीं है तो A ऐसे ही छोड़ूंगा, N का मान मुझे 11 था ऐसे ही रखा, और D का मान भी मुझे पता नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा। सीधे सीधे चलते जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 11 में से 1 गया 10 बचा, 10 गुणा में D हो गया 10D, ठीक है। और A का मान ऐसे ही रखा हमने। अब जो है हमारे पास यहाँ 38 है, यहाँ पे D है, ठीक है, 10D है, तो 10 हम A का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 10D को उधर ले जाएंगे, तो 38 माइनस 10D बराबर A हो जाएगा, यानी कि A बराबर क्या लिख सकते हैं हम 38 माइनस 10D। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इस तरह से अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 16वां पद है, उसका मान 73 है, तो हम जो है 16वें पद का मान 73 लेके चलते हैं। तो A16 बराबर A प्लस में 16, n की जगह क्या रखा हमने 16, यही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, तो n की जगह हमने रखा 16, और फिर से हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करते करते जो है आपके पास आ जाएगा, जो है आप देख सकते हो A का मान जो A16 बराबर A प्लस में यहाँ पे 16 में से 1 गया तो 15D हो गया, और 15D को उधर ले जाएंगे तो 73 माइनस 15D बराबर A बचेगा। A बराबर क्या होगा 73 माइनस 15D। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों ही क्या मान है, ये भी A का मान है और ये भी A का मान है। ध्यान रखना कि दोनों जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में भी A का ही मान मिला और इक्वेशन नंबर 2 में भी A का मान मिला, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। ये भी A का मान है, ये भी A का मान है, तो दोनों A क्या हो गए, बराबर, यानी कि ये मान और ये मान क्या होंगे आपस में बराबर। तो इन दोनों मानों को बराबर कर लेते हैं। 38 माइनस 10D बराबर होगा 73 माइनस 15D। अब इन दोनों में हम सॉल्व करेंगे तो आराम से हमारा जो है आंसर निकलने वाला है, ठीक है। इधर वाला छोड़ दो, बाद में ढूंढेंगे हम। तो यहाँ पर जो है 38 का 38 आ गया, ये 73 इधर ले लिया, D वाले टर्म को एक तरफ ले लिया, तो D जो है माइनस का 15 यहाँ पे बचा हुआ था, इधर से माइनस का 10 इधर लाए, तो आपका जो है कितना हो जाएगा, आपका देखो प्लस का हो जाएगा ना ये, तो इसको प्लस का कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 10D है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप प्लस करिए। अब सिंपली क्या है, आप जो है माइनस का 15 प्लस का 10 तो क्या हो जाएगा माइनस का 5D, ठीक है। और यहाँ पर 38 माइनस 73 तो कितना हो जाएगा माइनस का 35, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 35 बटे में 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो D बराबर 7। D का मान हमारे को मिल गया। D का मान अगर मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, A का मान भी मिल जाएगा। D का मान आप इसमें रखोगे तो A का मान मिल जाएगा, D का मान यहाँ पे रखोगे तो भी A का मान मिल जाएगा। A का मान किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास A का मान जो है क्या निकल जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे कोशिश आप करके देख लो। सपोज करो यहाँ पे मेरे को A निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38, ठीक है, माइनस 10 इंटू क्या है D कितना है 7 आया है, D कितना है 7, तो D की जगह मैंने 7 रखा, ठीक है। अब मेरे को कितना हो जाएगा A बराबर 38 माइनस 70, 70 में से जो है आप 38 घटाओगे तो 32 आएगा। तो A का मान कितना आया, A का मान 32, यहाँ से भी करोगे तो A का मान 32 ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो A का 32 मान आया। हमारे को जो है 31वां टर्म प्राप्त करना है। क्वेश्चन में यही बोला गया कि 31st टर्म क्या होगा वो बताना है। हमारे पास सब कुछ आ गया। हमारे पास n का मान पता है कि ये 31वां टर्म बोल रहा है, तो n का मान हमें पता है। ये अभी हमने निकाला माइनस का 32, ओहो माइनस का 32 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 70 है ना, तो ये माइनस का 32 आ जाएगा। अच्छा, और D जो हमने 7 निकाला, तीनों चीजें मिल गई, तो हमारे पास AN का फॉर्मूला है, सभी जगह पे रख देंगे। AN की जगह क्या रखना है 31, तो A31 बराबर क्या हो जाएगा, A की जगह 32 रखा, N की जगह मुझे 31 दे रखा है, क्योंकि ये N का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 31 दे रखा है, तो 31 रखा -1 इंटू D कितना है 7 रखें, इसको सॉल्व करें तो माइनस का 32, 31 में से 1 गया 30, 30 गुणा में 7, 3 7 21 210 ये हो गया, और 32 इसमें से घटा दो तो ये 178 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कह सकते हैं कि जो 31st टर्म होगा AP का वो 178 होगा। यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा था, लेकिन लगता लेंदी है, समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं है, आसान सा है मैथमेटिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं, जिसका शीर्ष दे रखा है आपको 1, -1, -4, 6 और -3 और -5, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि हम तीनों पॉइंट जो है, एक को A मान लिया, एक को B मान लिया, एक को C, तो हम मानते हैं कि तीनों पॉइंट जो है A, B और C है, ठीक है। माना कि तीनों पॉइंट A और B और C है, और A का नाम ये दे दिया, B का नाम ये दे दिया, C का नाम ये दे दिया। अब हमारे को पता है कि ये क्या है, तो यहाँ पर अगर 3 जगह मान है तो हमारे पास x1 ये है, ठीक है, y1 ये है, यहाँ पर ये x2 है, ये y2 है, और यहाँ पर ये x3 है और ये y3 है। ध्यान रखना है, आपको जरूरत पड़ेगी इन सभी की। अब हमारे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जब हमारे को शीर्ष दिए होते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिया जाता है वो 1/2। फिर हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं जो चीज फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ वो चीज थोड़ा याद रखना, देखना ध्यान रखना क्या बोलने वाला हूँ। देखो सबसे सभी जगह पे तो आपके पास में x1 और x2 और x3 आ जाएगा सब में, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन होगा, ब्रैकेट खोल के रखना। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये बच्चे कभी कभी क्या कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपका x1 आएगा, ठीक है, इसके साथ जो भी गुणा करना है उसको ब्रैकेट में इस तरह से छोड़ दो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर आपको लिखना है x2, फिर ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट को छोड़ दो, फिर आपको फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर लिखना है आपको x3 और फिर ब्रैकेट बनाओ और फिर आप ब्रैकेट को छोड़ दो और इस ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम इसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि यही मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो है यहीं पर देखने को मिलती है। देखो x1 है तो x1 के बाद x2 आता है, ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में आएंगे ना सारे y के मान आएंगे सबसे पहली बात। तो x1 के बाद क्या आता है y2, x1 के बाद x2 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y2। समझ में आ गया, इस तरह से ध्यान रखना। इस तरह से x2 के बाद में आता है x3 यानी कि y3,
ठीक है। इसी तरह से x3 के बाद क्या आता है, खत्म हो जाता है, वापस से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1, यानी कि x1 आएगा ना, x3 के बाद वापस क्या आएगा, x3 के बाद वापस x1 आएगा। x1 के ब्रैकेट में जो लिखना है सब जो आएगा उसका y बना देना है, ठीक है। तो x1 के बाद क्या आता है, x2 आएगा तो ब्रैकेट में x2 ना लिख करके y2 लिख दोगे। यहाँ पे x2 की जगह x2 के बाद में क्या आता है, y3 आता है, x2 के बाद में x3 आता है, लेकिन x3 नहीं लिखना है, यहाँ पे y3 लिखना है। इसी तरह से x3 के बाद में x1 आता है, यहाँ पे y1 लिखना है, बचा हुआ कुछ भी नहीं है। तो x1 x2 और यहाँ पे जो है आप क्या कर दोगे y3, -2 आ गया तो 3 आ गया। अब 3 आ गया तो 4 आएगा, 4 तो आता नहीं है, 4 है नहीं, तो हमारे पास जो है वापस 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो माइनस में y1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे y1 है, y1 के बाद क्या आता है y2, समझ में आ गया होगा आपको, ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इस तरह से आप रिमाइंड कर लेना। अब जो है मेरे पास देखो, x1 का मान मैंने बता दिया 1 है, y का मान जो है -1 है, यहाँ पे सब लिखा है, x1 का मान क्या है, x2 का मान सब लिखा है, तो यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया कि x1 जो है 1 है और y1 जो -1 है। इस तरह से जो है x2 आपका -4 है और y2 जो है आपके पास में 6 है। इस तरह से x3 जो है -3 है और y3 जो है -5 है। इन सभी को x1 और x2 और y3 और y2 की जगह रखना है, बस यही इस फॉर्मूले में रख देना है। इसके बाहर क्या है, 1/2 लगा हुआ है, ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं समीकरण में मान रखने पर या फॉर्मूले में मान रखने पर, तो सारा मान रख दीजिए और बस इसको सॉल्व करना है। अब वो मैथमेटिक्स तो आप इजीली जानते हो, सारा मान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सारा मान रखा है, कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट वाले को अंदर अंदर सॉल्व कर देना, जो भी ब्रैकेट वाले हैं उनको सॉल्व कर देना। ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट का है -1 और -6 कितना हो गया, -7 हो गया। इसी तरह से ये ब्रैकेट के अंदर है, ये -1 है तो माइनस इसके बाहर है तो +1 हो गया, और ये माइनस का तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये आ गया +1, ठीक है। और इसी तरह से ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा क्योंकि उसके ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब इस ब्रैकेट वाले को फिर से सॉल्व कर देंगे तो 1 का 1 ही रहेगा और 6 और 5 11 हो जाएगा। इसी तरह से ये -5 है, ये +4 है तो ये -4 आ जाएगा, और इसी तरह से ये -7 है तो -7 रखा। आराम से एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं करना कभी भी, ठीक है। और जो है फिर आप 11 से 1 को गुणा करिए तो 11 आ जाएगा, ये 4 से 4 को गुणा करिए तो -4 गुणा -4 16 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, और ये भी माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और प्लस का ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन सभी को जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ते ही आपके पास में जो है धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। 11 और 16 27, 27 और 1 28 और 20 48, ठीक है ना। 28 और 10 38 और 10 48 तो 48 आ गया, 1/48, और 48 को आप काटोगे तो 24 बार में कट जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सिद्ध करना है साइन ए प्लस में कोसेक ए स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर दिया है इनका सभी का, ये बराबर होता है 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। ध्यान रखना है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इन सभी को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो ये सॉल्व होने में थोड़ा सा जो है आपको उलझा देते हैं और इसकी ज्यादातर चांसेस होती है कि इसमें गलती होगी, और इसमें उलझने के बाद में क्वेश्चन जो है आपके बच जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम का पता नहीं चलता और हम उलझे रह जाते हैं। सबसे पहले हम जो है LHS को ले लेते हैं, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है हमने लिया LHS को, ठीक है। तो इस LHS को लेने के बाद में जो हम आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हमने LHS लिया है तो इसको क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है आपका। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके यहाँ पे जो है पहला ये वाला आपका a है, ठीक है, ध्यान रखना, ये a है और ये आपका b है। अब आप समझ लो कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लगा लीजिए, a की जगह क्या है, तो आपका साइन a है तो साइन स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि ए का स्क्वायर करना है। इस तरह से बी का स्क्वायर और फिर 2 साइन ए कोसे ए इंटू बी है, तो ये कर दिया। इसी तरह से आपका अगला वाला जो है, इसको भी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपके पास में ये आ गया, ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे 2 साइन ए एज इट इज ही आ जाएगा, लेकिन हमारे को जो है कोसेक ए केवल जिसका स्क्वायर नहीं है इसको हम चेंज करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं कोसेक ए या कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या है ए, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 में साइन थीटा, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया 1 में साइन थीटा। इसी तरह से ये भी हम एज इट इज रखेंगे स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर वाला एज इट इज रखेंगे, जिसके साथ 2 गुणा है वो भी एज इट इज रखेंगे। और फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेक का, सेक थीटा, यानी कि सेक ए, थीटा की जगह ए है ना, तो ये होता है 1 में कोस ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 में कोस ए, इस सेक ए को चेंज कर रहे हैं 1 में कोस ए से। अब देखो इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका फायदा ये होगा कि ये जो साइन ए है और ये साइन ए है ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना, तो ये और ये कट जाएंगे। इसी तरह से कोसेक ए और ये आपका कट जाएगा, क्लियर हुआ। तो जब कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ये आ गया, कोस स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पे बचा क्या, तो आप देख सकते हो केवल 2 बचा तो 2 लिख दिया। इसी तरह से इधर भी 2 बचा तो उसको भी 2 लिख दिया, बाकी एज इट इज उतार दिया। अब हमारे को एक फॉर्मूला याद है जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है स्पेशल, जो होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ध्यान रखना, हमारे को जो प्रूव करना है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, कोट और tan में लाना है, इसीलिए हम उधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, कोट और tan में लाना है। ध्यान रखना, हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे को RHS में चाहिए क्या, तो इसीलिए हम उस हिसाब से चलते हैं, हम अपने समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो tan लाना है और कोट लाना है, तो दोनों के लिए हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए, जो ये आपकी वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, तो ये हमने दे दिया यहाँ पर कि आपका जो है कोसेक स्क्वायर ए जो है ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है सेक स्क्वायर ए का, तो सेक स्क्वायर ए जो है ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए जो है हम लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ये दोनों हम रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पे आगे चल के। तो देखो
साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब जो है कोसेक को हमने रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, इसकी जगह जहाँ पे अंडरलाइन किया उसकी जगह हमने ये चेंज किया, यहाँ पे अंडरलाइन किया उसकी जगह पे हमने ये चेंज कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं, फॉर्मूले हमारे को याद है तो आसानी से हो सकता है। बाकी एज इट इज, अब कुछ भी नहीं है, करना क्या है आपको, ये जो साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, हमारे को पता होगा एक फॉर्मूला अच्छी तरीके, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता है। तो हम सबसे पहले जितने टर्म है ना फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए जो है ये वाला, मैं यहाँ से ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो ये सारे के सारे प्लस में है, कहीं ब्रैकेट में जो है आपको माइनस नहीं दिख रहा, सभी जगह प्लस है, तो ये हमारे को ये कहीं भी लिख सकते हैं, ये वाला कोट उधर ले जा सकते हैं, ये वाला कोस उधर ले जा सकते हैं। तो ये कोस ए जो है इसको उठा करके मैं यहाँ ले आया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला यूज करके इसको 1 बना देना है। तो मेरे को ये पता है कि इन दोनों का मान क्या होता है 1 के बराबर, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, बाकी एज इट इज 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए जो है वो एज इट इज लिख लिया मैंने, और जो है +2 है वो आपका एज इट इज लिख लिया। तो ये समीकरण जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका पास में ये ऊपर वाली समीकरण जो थी हमने उस वैसे के वैसे उतार दी, कोई भी चेंजेस नहीं किए। यहाँ से कोस स्क्वायर ए इधर ले गए थे, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए जो पहले ऊपर था वही बचा है, और जो साथ में उसका साथ में +2 था वो भी आ गया। तो ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज उतार दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सिंपली इसको हम एक जगह कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको 1 करना है, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि इसका मान हम 1 करने वाले हैं। बाकी क्या है, तो देखो tan स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर है, सब प्लस प्लस है, तो हमारा कोट के साथ में कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला कोट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए ये प्लस में ले लेंगे, और जितनी भी डिजिट जो है इसके साथ में, ये डिजिट है जो, और ये डिजिट जो है, और ये डिजिट जो है, और एक ए डिजिट है। ठीक है, इन सभी को जो हम एक जगह ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, सब प्लस में है इसलिए हमारे को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1 + 2 + 1 + 2 1 + 2 + 1 + 2, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब सिंपली आपको जो है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम 1 मान लेंगे, तो हमारे पास इसका मान हमने रख दिया 1, और यहाँ पे बचा क्या, कोट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस में कितना हो गया 2 2 4 और 2 6, तो ये टोटल हो गया 6। ठीक है, अब हमारे को पता है ये 1 और ये 6 मिलकर के कितना बन जाएगा 7, और कोट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए एज इट इज पहले से थे, यही हमें प्रूव करना था, और यही हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी सिद्धम, बहुत सिंपल सा था, लग रहा था कंफ्यूजिंग, अगर स्टेप टू स्टेप समझे तो आपको पूरा एक एक निचोड़ इसका समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल देने वाला हूं, जो आपको बोर्ड में प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आने वाले हैं जल्द से जल्द। जैसे ही आप लोग बढ़िया तरीके से चैनल पर एक्टिव हो जाते हो, देखने लग जाते हो वीडियोस, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ आप लोग वीडियोस देखने के लिए आप जो है एक्टिव हो चुके हो, आपको चाहिए मटेरियल, तब हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आपको संयम रखना होगा, जितने भी हम सोल्यूशंस दे रहे हैं इनको जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे सोल्यूशंस बताए जाते हैं। और इस वीडियो का मिशन मेरिट नाम क्यों रखा है ये जानते हो आप? आपको किसी को नहीं पता होगा। इस वीडियो का मिशन मेरिट नाम इसलिए रखा गया है कि यहां पर जो सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, और जिस तरह से चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वो चीज यहां पे बताई जा रही है, इसलिए इसका नाम मिशन मेरिट है। आप कुछ भी जाकर के ऊपर नीचे कुछ भी कर आओ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप तो बोलते हो ना घर पे आकर के अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते हो कि मैं तो सारे प्रश्न करके आया, और पता चला कि 100 में से या 80 में से आपको कितने मिले, 50 नंबर मिले या 40 नंबर मिले या 60 नंबर मिले, करके आया 80 नंबर का, मिला आपको 50 40 60। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने गलती कहां करी है, आपने लिखने में मिस्टेक करी है, आपने जो क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं किया है। टॉपर्स क्या करते हैं, वो स्पेशल नहीं लिखते, उनकी राइटिंग जो है स्पेशल नहीं होती है, बस केवल वो पॉइंट टू पॉइंट और सही तरीके से लिखते हैं, बस यही उनकी खासियत होती है। यही बात आपको भी समझनी है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का योग यानी कि जोड़ा खींचिए। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा है, रचना करना है, रचना के चरण हमें लिखने होंगे। तो रचना के चरण सबसे पहले हम बात करते हैं। बात क्या करना है, हमको पहले बनाना है भैया, क्या बनाना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाऊंगा, उसके बाद रचना के चरण में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, हर चीज का जो है समय होता है। तो देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो वृत्त जो मैं खींच रहा हूं, अभी ध्यान रखना कि ये 6 सेंटीमीटर का खींचने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का अभी तो ऑलरेडी बना तो है, लेकिन मेरे को क्या है आपको बताना है, इसलिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का वृत्त मैं जो है खींचने वाला हूं। तो ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त आप जो देखने वाले हैं अभी रेड कलर में जो बन रहा है, ये 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का वृत्त है, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो इस तरह से जो है मैंने कुछ कोशिश करके जो है आपका, अब जैसा भी है देख लो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेड कलर में जो ये अभी गोला खींचा है, इसने हमें क्वेश्चन में बोला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है और एक जो हमें क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है इसी को हम कर रहे हैं। तो 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और हमने एक वृत्त खींचा। त्रिज्या कहां पर है, यहाँ पर। तो त्रिज्या देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, त्रिज्या क्या है, ये वाली है, यहाँ दिखाई दे रही है त्रिज्या मेंशन की गई है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने दिखा दी है, ये चीज आपको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको हटाता हूं मैं। तो गोल, क्योंकि आपका डायग्राम जो है ज्यादा वो है तो कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने ये वृत्त खींचा, रेड वाला जो आप देख रहे हैं। अब जो है आगे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो केंद्र है वहां से आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक जो है बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक मैंने बिंदु ले लिया, जिसका नाम मैंने पी रखा। ठीक है, ओ से पी जो है 10 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है देखो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पी जो है मैंने ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया। चाहे आप सीधा इधर ले लो, चाहे आप उधर ले लो, किधर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि इन्होंने सीधा लिया तो हमको भी सीधा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से 10 सेंटीमीटर का आप लाइन ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर का लाइन इधर भी ले सकते हैं, सीधा भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। 10 सेंटीमीटर होना चाहिए ओ से, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, जो हमने ये लाइन खींची है ओ पी,
इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हमें डिवाइडर से आता है, पी पर रखेंगे अपना प्रकार, और डिवाइडर को जो है आधे से ज़्यादा, इस लाइन के आधे से ज़्यादा, ये जो जैसे आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं तो ये आधा है, इस आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे तो इस तरह से एक चाप लगेगा, पूरा का पूरा इस तरह से चाप लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चाप जो है आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से ये चाप लगेगा, ठीक है ना। आप प्रकार से लगाओगे तो ये वाला चाप लगेगा आपका, क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे लंबा सा पूरा जो है आपका चला जाएगा। इस तरह से इधर भी आपका डॉट डॉट लगा करके ये भी चाप आप खींच सकते हो। जिसकी जरूरत नहीं है, केवल जिसकी सहायता लेते हो उसको डॉट डॉट लाइन दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये लाइन खींच सकते हो, चाप जो है आपका बन जाएगा। इसी तरह से आप ओ बिंदु पे प्रकार रखोगे और फिर से आप जो है एक और जो है चाप खींचोगे, तो ये चाप जो है आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, जो आपका त्रिज्या पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे खींचेगा। जब ये दोनों बिंदु जहाँ पे कटेंगे, यहाँ पे कटा है एक तो, ठीक है, और जो है एक आपका यहाँ पे कटा है, तो दो जगह कटा है। तो ये जब दो जगह कटेगा तो इस बिंदु को जो है हम मिला लेंगे, दोनों बिंदुओं को जो है मिला लेंगे किसी भी रेखा से, जैसे कि ये डॉट डॉट लाइन जो तीर वाली है इससे मिला लेंगे, और जैसे मिलाएंगे तो पी क्यू लाइन जो है बीच में से कट जाएगी, और जिस बिंदु का नाम रख लिया हमने एम, ठीक है। जहां पर ये एम बिंदु हमें प्राप्त हुआ, इसको जब हमने समद्विभाजित किया तो एम बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस एम से लेके ओ तक जो हम एक त्रिज्या का चाप खोलेंगे, एम बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, एम बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और ओ तक जो है पेंसिल की नोक को ले जाएंगे, और फिर जो है हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो काले कलर की सर्किल आपको दिखाई देगी, ये ड्रॉ हो जाएगा। इसका रेडियस हमें कैसे पता चला, तो हमने ओ से पी तक की लाइन को समद्विभाजित किया, जब ये लाइन आधी आधी डिवाइड हो गई तो हमने उस बिंदु को एम माना, और एम से प्रकार की नोक रख करके केंद्र ओ से जो है एक और वृत्त खींचा, और इस व्रत ने जो है पहले वाले व्रत को दो जगह काटा, जो कि आपको देखने को दिख रहा होगा कि एक जो है क्यू पे काटा है और एक जो है आपको यहाँ पे आर पे काटा है इसने, ठीक है, काले वाले व्रत ने लाल वाले व्रत को। और यही जो दो पॉइंट है ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखाओं का मिलाने का पॉइंट है। तो पी से लेकर के हम क्यू पॉइंट की तरफ जो है सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जो हमारे को क्या करेगी, पी से लेकर के सीधा सीधा क्यू तक ले जाएगी, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी तरह से पी से लेकर के आर तक जो है सीधा सीधा ऐसे पॉइंट खींचेंगे, ये भी हमारे पास स्पर्श रेखा हो जाएगी। चाहे तो आप जो है आर से ओ को मिला सकते हैं और ओ से क्यू को भी मिला सकते हैं। इस तरह से आप ओ को क्यू से मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है। हालांकि आपको केवल स्पर्श रेखा खींचने की बात हुई थी, त्रिज्याओं को खींचने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप मिलाना चाहे तो इस तरह से मिला सकते हैं। तो इस तरह का आपका डायग्राम बन गया। अब जो हमने यहाँ पे चरण यूज किए, जैसे जैसे हमने बनाया वही चरण हमें लिखना होगा और कुछ नहीं लिखना एक्स्ट्रा। आप देखिए हमने जो जो किया वही चीज लिखेंगे। रचना के चरण में हम पहली बात करते हैं, ओ को केंद्र मान करके जो है कितने की त्रिज्या लेनी थी हमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे नहीं मिस्टेक है, ओ को केंद्र मान करके जो है आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप द्वारा एक वृत्त खींचिए, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है आपने एक वृत्त खींचा, उसके बाद इसको तो भूल जाओ, आप अगर पढ़ोगे तो अच्छे तरह से आ जाएगा नंबर आपका। और ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पी बिंदु लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया कि ओ से हम जो है पी बिंदु लेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ओ से पी को मिलाएंगे, तीसरा चरण बहुत सिंपल चरण है। अब ओपी को एम पर समद्विभाजित कीजिए, जो कि हमने ओपी लाइन को एम बिंदु पर जो है क्या करा, हाफ कर दिया, समद्विभाजित कर दिया, तो हमने जो है इसको समद्विभाजित कर दिया। अब एम बिंदु को जो है हम केंद्र मान लेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, और ओ जो है ओ एम यानी कि ओ एम त्रिज्या लेंगे ना, ओ से लेकर एम तक की त्रिज्या लेकर एक फिर से एक वृत्त खींचेंगे, जो कि जो है पी पर और क्यू पर और आर पे काटेगी, तो क्यू और आर पर जो है प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आ गया कि क्यू और आर पे प्रतिच्छेद करती है, जो कि आपका हमने ओ एम त्रिज्या ली थी, ठीक है, एम को केंद्र मान के खींचा था। तो जो क्यू और आर पे प्रतिच्छेद करेगी, यहां से जो हम पी क्यू और पी आर जो है मिला देंगे, यही पी क्यू और पी आर जो है वृत्त की अभिष्ट जो है स्पर्श रेखाएं हैं। अगर इसमें मापने की बात होती तो आप इसको मापोगे, जब बनाओगे मापोगे तो पी क्यू और पी आर दोनों बराबर आएंगे, जिनकी लंबाई जो 8 सेंटीमीटर आएगी। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अन्यथा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन जो है खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन अभी तक हमने जो किए हैं सारे के सारे सिंपल हैं। अब आते हैं हम एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया है 14 सेंटीमीटर, और सुई द्वारा जो क्षेत्रफल रचित क्षेत्रफल है वो कितना है 5 मिनट में, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में भी किया है, आप चाहो तो यहाँ पे हिंदी में भी देख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप ऊपर समझिए, जो चीज समझने वाली है वो हिंदी इंग्लिश मायने रखती है, और इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि मिनट की सुई द्वारा रचित जो है 1 घंटे में क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई, यहाँ पर आप इसको भूल जाओ, इसको हम हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भूल जाओ इसको। और हम कहते हैं स्वेप्ट बाई मिनट, एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 आवर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एरिया, यहाँ पे आप एरिया लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, एरिया स्वेप्ट, यानी कि जो है जो आपकी मिनट की सुई है वो 1 घंटे में जो है कितना क्षेत्रफल रचना करती है, तो 360 डिग्री करती है, क्योंकि मिनट की सुई 12 से चलेगी और वापस जो है 12 पे आएगी, तो एक गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है 360। तो मिनट की सुई जो है एक बार 1 घंटे में जो है पूरा 12 से घूम करके वापस 12 पे जाती है, तो 360 डिग्री का जो है क्षेत्रफल रचती है या कोण रचती है, ठीक है। इसके बाद हम एंगल स्वेप्ट, सॉरी एरिया लिख दिया, एंगल स्वेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक नहीं हो, कोई भी चीज़ हम गलत नहीं लिखेंगे, तो इसलिए मैंने वो लाइन लिखी थी, तो उस लाइन को हम वापस से जो है इरेज जो करा था हमने उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। वो सही लाइन है आई थिंक, देख लेते हैं, हाँ दिखे, यही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या है कि जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 मिनट जो है हैंड वो कंप्लीट करती है पूरा का पूरा एक सर्किल, ठीक है, 1 घंटे में। तो हम कह सकते हैं कि स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में जो है वो कितना जो है आपका जो है एंगल बनाती है, तो ठीक है, एंगल स्वेप्ट, यहाँ पे एंगल स्वेप्ट लिख सकते हैं।
एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 1 आवर इज 360 डिग्री। अच्छा, अब हम करेंगे एंगल स्वेप्ट, जो एंगल, कितने एंगल की रचना करेगी मिनट की सुई जो 1 मिनट में, ध्यान रखना, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 बनाती है, तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 बटे में 60 यानी कि 6 डिग्री बनाती है 1 मिनट में, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। 5 मिनट और 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 6 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 30 डिग्री का जो है ये एंगल बनाती है। तो यानी कि हमारे को थीटा जो है यहाँ पे, थीटा का मान कितना मिल गया, ये 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। कोण कितना मिल गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं थीटा जो है 30 डिग्री, और रेडियस हमारे को 14 सेंटीमीटर जो है, सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आर भी हमारे को मिल गया। क्वेश्चन में दो, एक चीज दी गई है और एक चीज हमने अभी निकाला, थीटा 30 डिग्री एंगल। अब एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है, हमें को पता है ना कि ये जो है क्या कहलाता है, आपका सेक्टर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, जो है इसको हम बोलते हैं आपका त्रिज्या खंड, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मेरे पास मान पता है कि 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैंने यहाँ पे रखा। इसको काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते आओगे तो 154/3 आ जाएगा, और इसको आगे जब काटोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अगर इसको काटते हो, नहीं तो ये भी आंसर सही है। इसी तरह से मैंने हिंदी में लिख दिया है, यहाँ पर जो है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर मेरे को दी गई है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनेगा, तो हम जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर मैंने आपको समझा दिया कि 1 मिनट में कितना होगा, तो 5 मिनट में कैसे निकालेंगे, तो आपका सीधा सीधा है 360 बटे में 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 होता है, टोटल कितना है 360, और गुणा में 5 क्यों करा, क्योंकि 5 मिनट में हमें निकालना है, तो आ गया 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री का मान जो है हमें रख देना है इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपन में 360, यहाँ पे रखा हमने, थीटा का मान निकाला तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब कर दिया क्या मैंने, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकाल दिया, वॉल्यूम होता तो क्यूब हो जाता। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब सेक्शन डी की बात करें, जिसमें बड़े अंकों के प्रश्न है, जिसमें से 3 हमको हल करने हैं, 5-5 अंक के प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, द्विघात समीकरण हमारे को दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इसमें जो है आपको बताना है क्या, इसका एक विविध कर ज्ञात करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मूल की प्रवृत्ति नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, और यदि मूल जो है अस्तित्व में हो, यानी कि मूल हैं, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो चलो हमको उनको ज्ञात भी कर लेंगे। सबसे पहली चीज हम देखें तो हमारे पास जो समीकरण दे रखी है ये दे रखी है, ठीक है। समीकरण जब ये दे रखी है तो हमारा जो है, हम इसको जो है स्टैंडर्ड जो हमारी द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम जो है इसको जो है तुलना कर लेंगे। तो इसमें हमारे को a का मान कितना मिल जाएगा, तो a की जगह यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a की जगह क्या है 4 है, तो a बराबर 4 आ गया। यहाँ पर जो है b है, b के साथ x है, तो x के साथ यहाँ पर पूरा क्या है, x के साथ जो है 4 अंडर रूट 3 है, तो 4 अंडर रूट 3 b मिल गया, और c की जगह क्या है पे 3 है, तो c की जगह हमने 3 लिख दिया। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हमने जब इसको कंपेयर किया, यानी कि तुलना की किससे, द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर अब हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर का फॉर्मूला जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये चीज होती है, बी का मान मैं यहाँ पे रखूंगा, और ए का मान रखूंगा, सी का मान रखूंगा, ए बी सी तीनों का मान ऊपर दिए गए हैं, इनके मान रख लेते हैं। तो बी की जगह मैंने रखा ये वाला, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस में 4 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि आपके 4 तो पहले से है और ए का मान भी 4 है, और 3 जो है आपका सी है, तो 4 तो पहले से था, ए का मान 4 है, और जो है सी 3 है, तो इन तीनों को गुणा करोगे, इन तीनों को 4 चौक 16 3 48, तो ये 48 आ गया। और जो यहाँ पर जो ये अंडर रूट है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट जो है हट जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 2 बार इसको गुणा कर लो इस तरह से, ठीक है। 2 बार गुणा करोगे तो देखोगे कि आपका ये 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये अंडर रूट गुणा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 3 48, तो ये भी 48 आ गया, और ये पहले वाला गुणा करके हमने देखा था इस सबको, ये भी आपका 48 आया, तो 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि विविधकर जो है हमारे को कितना मिला, 0 मिला, शून्य मिला। अगर विविधकर हमारे पास जो है शून्य मिला, यानी कि 0 मिला, तो हमारे को, मैंने आपको जो है सेट 1 जो आपका एमसीक्यू था उसमें बताया था, विविधकर जब 0 होता है, या विविधकर 0 से ज्यादा हो, या विविधकर 0 से कम हो, तो क्या होता है, तो यहाँ पे 0 जब होता है तो हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, मूल जो है वो रियल होंगे, ठीक है। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। और क्या होंगे, समान होंगे या असमान होंगे, तो ये जो है समान भी होंगे, ठीक है, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, यानी कि क्या कहते हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हमारे को ये पता चल गया, इसने ये बोला था कि अगर यदि मूल का अस्तित्व है, तो मूल तो है भाई, अस्तित्व तो बोल रहा है कि भाई वास्तविक और इक्वल होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूल की प्रकृति हमने बता दी, ठीक है। विविधकर ज्ञात कर लिया, मूल की प्रकृति कैसी है, ए हमने पहले हमें विविधकर ज्ञात करना था, तो ये था हमारे पास ए पार्ट जो हमने निकाला, विविधकर ज्ञात कर लिया, ये है विविधकर, ए पार्ट अभी यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद जो है हमने बताया बी पार्ट की मूलों की प्रकृति कैसी है, तो मूलों की प्रकृति जो है हमने बताया कि ये जो है रियल होंगे, सॉरी ये बी पार्ट नहीं है, मूलों की प्रकृति जो है यहाँ पे बता दिया मैंने कि ये जो है रियल यानी कि वास्तविक और मूल समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तो आपको कह सकते हो मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, ये बी पार्ट का आंसर हो गया।
अब इसके बाद में सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या पूछा है इसने, सी पार्ट में यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल हमें ज्ञात भी करने हैं क्योंकि वास्तविक और समान है तो मूल तो है, तो हमें जो है मूल ज्ञात करना है। तो अब हमें जो है सीधा सीधा यहाँ पे सी पार्ट निकालना है। तो सी पार्ट को कैसे निकाल ले, तो सी पार्ट जो है हम कह सकते हैं, सी पार्ट कैसे निकलेगा, विविध कर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य वाला, जिसमें माइनस बी प्लस माइनस जो है आपका विविध कर आता है, जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट में आप चाहे तो डी लिखो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो। इस अंडर रूट में हमने डायरेक्ट डी लिखा है और डी का जो मान होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है इसका मान। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में चाहे तो ये लिखो चाहे ये लिखो। अगर लेकिन हमने देखा कि ये डी का मान इतना लंबा चौड़ा लिखोगे, क्या फर्क पड़ता है लिखने से, लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब डी का मान हमने इसका मान निकाल लिया कितना आया था, 0 आया था। ठीक है ना, यही चीज हमने यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, डी का, और डी का मान कितना आया 0। तो हम कह सकते हैं कि विविध कर जो है डी होता है, ये तो पता ही आपको। तो हमने जो यहाँ पे रूट के अंदर डी लगा दिया। अगर हमारे पास ये डी की वैल्यू नहीं होती तो हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस ब्रैकेट के अंदर, इस अंडर रूट के अंदर जो है लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो है इनके मान रख देते हैं। बी का मान मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, बी के मान जो है यहाँ पर देखो, बी का मान जो है 4√3 है। तो बी का मान जो है 4√3, इसके बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया, और जो डी का मान है 0 0 रख दिया। नीचे क्या है 2a, ए का मान मेरे पास कितना है 4 है, हाँ, तो 2 गुणा में 4 कर दिया। अब इसको जो है आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइन आपका तो ये 0 है तो इसके साथ जोड़े या घटे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 4√3 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 4 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 दूनी 4, इस तरह से कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी 4 से नहीं, 4 2 से क्यों, 4 से काट देंगे ना, पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि यहाँ पर जो है 4 भी अवेलेबल है नीचे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस 4 से और इस 4 को काट देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा क्या, माइनस का √3। ठीक है, और बटे में क्या बचा 2। ठीक है, तो x का मान ये आ गया। अब मुझे पता है कि जब हम श्रीधराचार्य विधि यूज करते हैं तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0 है तो 0 का प्लस लो या माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसके जो रूट होंगे दोनों रूट क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जो है इसका मान कितना आया, -√3/2, तो -√3/2 और -√3/2। अगर हमारे पास ये प्लस की यहाँ पर 1 भी होता 2 भी होता तो हम एक बार जो है इसको माइनस लिया है, ये माइनस में आया है तो एक बार हम इसको प्लस में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये ही चीज जो है आपका 0 है, तो हम इसको प्लस माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। तो एक बार हम प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम ना तो प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, जो रूट आएगा उसी को 2 बार लिख देंगे। तो एक बार रूट ये लिखा एक बार रूट ये लिखा। ठीक है, दोनों रूट सेम है लेकिन ये दोनों ही रूट आएंगे, ये एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, या कह सकते हैं अल्फा का मान ये है बीटा का मान ये है, इस तरह से भी आप कह सकते हो। लेकिन हमारे को जरूरत नहीं है आगे ज्यादा सॉल्व करने की और कुछ भी करने की, हमारा अंतिम फैसला है और हमारा अंतिम परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंतिम जो है यही आंसर आ जाएगा। तो यही रूट है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले क्या है, ये ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यानी कि कोई भुजा है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भुजा है BC। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजा है तो ये आप BC भुजा देख रहे हो, और जो ये भुजा के समानांतर, यहाँ पे बोले एक भुजा के समानांतर, यहाँ पे ध्यान देना कि एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा। ठीक है, तो ये जो है देखो आप, जो DE रेखा है ना, ये क्या कर रही है, दो भुजाएं जो है इसकी, ये वाली AB भुजा और AC भुजा, इसको दो बिंदुओं पे काट रही है, एक E बिंदु पर और एक D बिंदु पर। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD बटे में BD, यहाँ पे लिखा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, कि हमें बताना है कि ये समान अनुपात में उन्हें विभाजित करती है, यानी कि AD बटे में BD इस बराबर होगा AE बटे में EC के। यही जो है हमारे को पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे को प्रूफ क्या करना है, ये हमारे को जो है प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे को दिया क्या गया है, तो हमारे को दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC जहां पर DE जो है समानांतर है BC के, पैरेलल है, यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे को ये दिया गया है। ठीक है, और जो हमारे को ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है, AD बाई DB, AD ये A फिर D बाई DB, ये रहा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बटे में EC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे को करना क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करते हैं BE और CD को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, BE यानी कि हमारे को क्या बोल रहा है कि आप जो है ना इसको ज्वाइन करिए। तो मैं यहाँ से B से E को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, B से E को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डैश डैश लाइन है खींचा हुआ, B से E को ज्वाइन किया हुआ। और फिर क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन लिखना है। रचना क्या करोगे आप, रचना जरूर लिखनी है आपको, तो रचना लिखनी होगी। तो रचना हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रचना लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, रचना। रचना हमने क्या की कि BE को ज्वाइन कर दिया, तो B से E को मिला दिया और C से D को मिलाना है, तो C से D को मिला दीजिए, तो ये आपका C से D, इस तरह से हमने C से D को मिला दिया। ठीक है, और ड्रॉ करना है क्या, DM परपेंडिकुलर टू AC, तो DM जो है ये परपेंडिकुलर AC पे होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये AC है, ये वाली लाइन क्या है आपकी, ये वाली लाइन जो है ये आपकी AC है।
ठीक है। इस एसी लाइन पर डी से परपेंडिकुलर डालना है, यानी कि लंब डालना है। तो लंब मैं डालूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कर, एसी पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये जा करके सीधा इस पे गिरेगा जब, ठीक है, इस तरह से गिरेगा, तो यहाँ पर जो है ये क्या बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही बोल रहा है कि डीएम जो है परपेंडिकुलर हो एसी पर, ठीक है। ये रचना कर रहे हैं हम। और एक और रचना करेंगे, जैसे हमने डी से करा वैसे ई से करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक और रचना कीजिए जिसमें ई एन जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो किस पे, ए बी पे। तो ए बी कौन सा है हमारा, ए बी साइड ये है, ध्यान रखना। और नीचे जो डायग्राम में यहाँ पे समझा देता रहा हूँ, नीचे डायग्राम में बना हुआ है ये चीज। तो ई एन जो है आपको मिलाना है। तो यहाँ पर जो है आपको डी एम बोला है, तो हम इसका नाम रख देते हैं, ये एम था। क्या था, ये एम था। और हमें जो है अभी एक और फिर से क्या करना है, ई से ए बी पर लंब खींचना है। ई से ए बी पर लंब जो है 90 डिग्री जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी थोड़ा बहुत घूम के जाए, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इस पे भी हमने ये बनाया। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री बन गया तो इसको भी हम 90 डिग्री दिखा देते हैं कि ये भी भाई अपना 90 डिग्री है। और इसका नाम क्या है वो भी नाम रख देंगे। तो इसका नाम जो है एन दिया गया, एम है तो ये एन ले लिया। तो ये डायग्राम पहले से बना हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पे समझा कि ये डायग्राम कैसे बनाना है। ये बन गया, इसको कलरफुल कर लेंगे ताकि हमको बहुत तरीके से समझ में आए। अब इसका हम उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे जो ड्रॉ थी उसको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब जो है सीधा सीधा उत्पत्ति कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर जो हमारे को एरिया निकालना है वो निकाल रहे हैं हम ए डी ई का। ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है, ए डी ई का। तो यहाँ पे ए देखिए, ए है, ये डी है और फिर ये ई है, ठीक है। तो त्रिभुज जो है आपका हरा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ऊपर जो हरा वाला है ना, इस त्रिभुज की हम एरिया निकालने वाले हैं। ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज का जब हम एरिया निकालते हैं, जैसे ये मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका त्रिभुज का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे को इसका हाइट कैसे निकालते हैं, तो हाइट जो है हम किसी भी जगह से परपेंडिकुलर डाल करके इसकी हाइट मेजर कर लेते हैं। ये 90 डिग्री इस पे बना रहा है तो इसकी हाइट हो गई। तो इसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो आपका ई एन जो है ये भी परपेंडिकुलर है इस त्रिभुज के अंदर, और डी एम ये भी परपेंडिकुलर है इसके अंदर। ध्यान रखना ये बात, कोई सा भी आपको एक लेना है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ए डी ई क्या एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई जो है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो आधार और ऊंचाई गुणा कर देते हैं, हमको सभी को पता है। बेस क्या है इसका, तो देखोगे ध्यान से, तो बेस जो है हमने जिस पे परपेंडिकुलर बनता है, ये जो परपेंडिकुलर बनता है ना उसी को हम बेस लेते हैं। तो इस पे परपेंडिकुलर किस पे बना हुआ है, या तो आप ए ई लीजिए, या तो आप ए ई लीजिए, या फिर आप ए डी लीजिए। तो आपकी मर्जी है कौन सा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया ए डी, तो आपका ए डी जो है ये वाली लाइन इसका बेस हो गया। बेस के लिए मैंने ये लिया, ठीक है। आप चाहते तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, मैं हटा देता हूं एक को। तो हमने ए डी जो है बेस लिया, तो बेस क्या लिया हमने, ए डी, ठीक है। ये ए डी बेस लिया। और ई एन क्या है, जब हमने बेस लिया तो बेस पे लंब कौन सा है, लंब की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाया आपको समझाने के लिए। तो जिस पे लंब बनता है, जिस आधार पे लंब बनता है, तो आधार हमने जो लिया है उस आधार पे लंब कौन बना रहा है, तो एन ई या ई एन बना रहा है, ठीक है। ये लंब है आपकी, देख रहे हो आप, ई से एन जो है डॉट डॉट लाइन, ये लंब बना रहा है। तो हाइट क्या हो गई उसकी, ई एन हो गई। ये पहली समीकरण हो गई इसकी। इसी तरह से अगर मैं दूसरे एरिया की बात करूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ बी डी ई ले लेते हैं। ध्यान रखना एरिया ऑफ बी डी ई, तो अभी आपका बी है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये डी है और उसके बाद में है ये ई। तो एरिया ऑफ बी डी ई इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पे हमने लिया बी डी ई, ये वाला एरिया ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए कह सकता हूं कि जो हम एरिया ले रहे हैं ये वाला, जो अभी लाल कलर में मैंने कर दिया अंदर, बी डी ई को हम ले रहे हैं। इसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इसका बेस क्या है, तो इसका बेस भाई वही जो हमने एक में लिया था वही चीज लेंगे हम, इसी लाइन को ले लेंगे बेस, ठीक है। तो इस लाइन में हमारा त्रिभुज कितना है, बीडी है, तो बीडी तो हो गया इसका आधार, ठीक है। बेस क्या हो गया, बीडी आधार हो गया इसका, ये तो आधार हो गया हमारे पास बीडी। और ई एन जो है इसकी ऊंचाई हो गई, ई एन कैसे हो गई, ऊंचाई हो गई। अब आप बोलोगे ई एन ऊंचाई कैसे हो गई, ई एन तो इस त्रिभुज में, इसमें तो कोई त्रिभुज में कुछ है ही नहीं। तो अभी ध्यान देना, इस त्रिभुज को पलटते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये त्रिभुज अगर बनाए पलट के, तो आप जो है इस तरह से मान लो, ये त्रिभुज इस तरह से ही है, आप समझ लो कि ये त्रिभुज जैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा कर देता हूँ, ये त्रिभुज कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये त्रिभुज जो है आप अंदर देख रहे हो, वो त्रिभुज कैसा, इसको छोड़ो, मैं दूसरा त्रिभुज बना देता हूँ आपको। देखो आपको जो त्रिभुज दिया गया, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना, वही चीज आपको बस समझनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। आप जो देख रहे हो ये जो अभी हमने इसकी जो है बी डी ई डी बी ई की बात कर रहे हैं या बी डी ई की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो इसकी ऊंचाई कैसे पता चलेगी, अब बीच में तो इसका लाइन है नहीं, आप कह रहे हो कि बीच में इसमें कहीं लंब नहीं है, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ये लाइन को एक्सटेंड किया, यानी कि बी से डी तक तो है, ये बी है, ये आपका डी है, ये बी है और ये ई है, इस तरह से मान लो, ठीक है। अब देख लो आप इस त्रिभुज को कैसे देखोगे, ये आपका डी है, ये बी है, तो डी और बी और ई ये रहा ऊपर, ठीक है। इस तरह से ही त्रिभुज है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, तो इस तरह से आपका हो गया। अब इसकी हाइट जो है बीच में नहीं है, तो इसकी हाइट होगी कितनी, तो मैं कहूंगा इसकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट जो है, इसकी हाइट ये वाली हाइट होगी। कौन सी हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी,
समझ में आ रहा है आपको? तो ये वाली जो लाइन गई है, इसके ऊपर जो हाइट है वो कौन सी हाइट है भाई? इसके कोने से, यानी कि इसके कोने से, इस कोने से इस कोने का सीधा हाथ है, तो ये वाला जो हाइट है ना, ये वाली देख रहे हो आप, EN, ये इसकी भी हाइट है। क्लियर हुआ? बेस पर जो है उसकी जितनी ऊंचाई है वही तो उसकी हाइट होगी। तो बेस से जो ऊंचाई है इसकी ई तक, तो इसका बेस क्या है? DBA तक पूरा ये लाइन है। समझ रहे हो आप? इसको थोड़ा सा घुमा के भी आप समझ सकते हो। तो इस तरह से आपका सीधा सीधा हमारे पास इसका EN आ गया। तो अगर ऊपर हमने EN लिया तो इसका भी EN लेंगे। ठीक है, अब आगे दूसरी चीज, इसी तरह से आपका एरिया ऑफ ADE निकालेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ ADE निकाले तो फिर आपको जो है कौन सा लेना है? अब हमारे को लेना है DM वाला, DM वाला। ठीक है, यहाँ पर एरिया हमने इसी का ADE का निकाला, तो यहाँ पर ये हमने EN लिया था। अब एरिया ऑफ ADE फिर से निकालेंगे, लेकिन अब जो है EN ना लेके क्या लेंगे? DM लेंगे। तो यहाँ पे हमने DM ले लिया। ठीक है, और जो है यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा? अब ध्यान रखना, बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये M किस पे है? AE पे है, AE पे है। तो यहाँ पे बेस जो है, ये ध्यान रखना कि ये बेस जो है वो AE पे है। ठीक है, और जब DM ले रहे हैं हाइट, तो बेस क्या बन जा रहा है? AE बन जा रहा है। यही चीज आपको चित्र में बस इतना ही समझना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से DCE जो है आपका, ध्यान रखना, हमने जो है DBCE लिया था, DBE लिया था। अब हम क्या लेंगे? DEC लेंगे या DCE लेंगे। ठीक है, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन हो जाएगी, D से M तक की दूरी। ठीक है, D से M तक की दूरी, तो D से M तक की दूरी जो इसकी हाइट हो गई। और जिस हाइट पर, जिस पे ये लंब गिरा हुआ है, तो लंब किस पे गिरा हुआ है भाई? लंब जो है आपका किस पे गिरा हुआ है? ये चीज तो आपको समझनी है कि लंब किस पे गिरा हुआ है। तो लंब जो गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये वो EC पे गिरा हुआ है। ये EC पे 90 डिग्री बना रहा है, EC वाली लाइन पे जो है 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लेंगे बेस इसका EC। ठीक है, स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ये पता नहीं कैसे आपको समझाया होगा, बाकी बातें बात की है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे हमने 4 इक्वेशन जो है इस पूरे डायग्राम में जो रचना की थी सभी चीजों का यूज कर लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे, और यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 3 को जो है उससे डिवाइड कर दे, 3 को 4 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर 3 को 4 से भाग दे रहे हैं, और 1 और 2 को भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE दोनों में 1/2 AD इंटू EN है, AD इंटू EN है, और यहाँ पे DB इंटू EN है, DB इंटू EN। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि 1/2 और 1/2 कट जाएगा, और यहाँ पे EN और EN कट जाएगा। इसी तरह से इधर भी आओगे तो 1/2 कट जाएगा, इधर भी DM और DM कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? AE अपॉन में AC। ठीक है, और यहाँ पर जो है बचेगा AD अपॉन में DB। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। इसको आप 4-5 मान लो या AB मान लो, जो भी आपको मानना है। अब सिंपल कुछ भी नहीं है, बस ये चीज यहाँ पर केवल इतनी सी चीज आपको करने में थोड़ा सा समय लग सकता है या समझ में। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमको एक थ्योरम पता है अच्छी तरह से कि जब आपका कोई भी त्रिभुज एक ही जो है कॉमन भुजा पर 2 त्रिभुज अगर हो, यानी कि 2 त्रिभुजों का आधार एक ही हो, 2 त्रिभुजों का आधार, ये आधार जो है ये 2 त्रिभुजों का क्या 3-3 त्रिभुजों का है। ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं कैसे। ये आधार जो है इस त्रिभुज का भी है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं रेड कर रहा हूं। इस त्रिभुज का भी है ये आधार, और ये आधार जो है इस त्रिभुज का भी है। समझना, देखो ये आधार जो है इस त्रिभुज का भी है, BDC का भी। ठीक है, या BDE का भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और जो है इस तरह से आपका आधार जो है यहाँ पर BDE और DCE दोनों के दोनों का बेस क्या है? सेम है। क्यों है बेस सेम? क्योंकि ये दोनों के दोनों वहां पर लाई कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल क्या करेंगे कि जो ट्राइंगल BDE है, यानी कि जो आपका ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज BDE है, देखिए B ये रहा, D ये रहा, और E रहा, तो BDE है ना। तो इसमें क्या आधार आपका DE हो गया, सपोज करिए। ठीक है, DE हो गया। आधार क्या है? मैं अभी अगर हम बात करें इसमें आधार क्या है, तो इसको हटाएं, नहीं इसको हटाएं। ठीक है, इसको भी हटाओ, और इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और इसको भी हटाओ। देखो यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि ये त्रिभुज जो है, आप ध्यान देना, BDE, तो ये आपका B है, हम कह रहे हैं ये B है, ये D है, ठीक है, और ये E है। ठीक है, अब ध्यान देना, दूसरी चीज अगर हम बात करें, इसमें दूसरा त्रिभुज कौन सा है? DEC। तो आपका D है, फिर E है, और फिर C है। तो ये आपका D है, E है, और ये C है। दोनों त्रिभुज को अगर आप देखते हो तो लाल कलर का जो आपका आधार है ये दोनों में सेम है भाई। इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार है, और इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार है। आसमानी वाले इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये पूरा आधार यही है, और इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये पूरा आधार यही है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन आधार हो गया एक ही, लाल वाली लाइन। अब हमारे को पता है कि जब सेम आधार पे होते हैं ना, जब सेम बेस होता है उनका, तो उनके बीच में जो आपका एरिया होता है वो दोनों का बराबर होता है, यानी कि इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। बस यही बोलना है। और जो है 2 समानांतर लाइन के बीच में ये बनना चाहिए। देखो ध्यान रखो, आधार तो ठीक है, इन ये 2 समानांतर लाइनों के बीच में बनना चाहिए। तो एक और समानांतर लाइन देखो, ये समानांतर लाइन तो थी DE, और जो है दूसरी DE किसके समानांतर है? BC के। तो BC, जब 2 समानांतर लाइनों के बीच में 2 त्रिभुज बने और जिनका आधार सेम हो, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। दोबारा बोल रहा हूं, जब 2 समानांतर लाइनों के बीच में कोई भी त्रिभुज, जब 2 त्रिभुज बनती हैं या 3 त्रिभुज बनती हैं और समानांतर लाइनें हैं उन्हीं के बीच में बन रही हैं, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहां पर देख रहे हो
ये दो लाइनें हैं जो समानांतर है और इनके बीच में ये त्रिभुज जो कलरफुल है, सफेद वाला भूल जाओ, जो कलर वाला जो है त्रिभुज, ये और ये वाला त्रिभुज डी से ई, ये सारे के सारे क्या है, बराबर क्षेत्रफल के होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बीडीई बराबर होगा, एरिया ऑफ बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ डीईसी के। ठीक है, ये हमारा थ्योरम कहता है। हमको यहाँ पे थ्योरम समझाने की जरूरत नहीं है, बस हमें बता देना है कि जो है दोनों के दोनों सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल सेम पैरेलल लाइंस, दोनों त्रिभुज जो है सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ये। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ए डी बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में डी ई सी। यहाँ पर जो है ये एरिया, जो इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो ए डी ई और बी डी ई, तो ए डी ई और बी डी ई ये बराबर हो जाएगा ए डी ई और डी ई सी के, यानी कि ये दोनों ये वाला और ये वाला जो है बराबर होगा। अगर ये बराबर हुआ, ध्यान रखना ये चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर ये और ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये और ये भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है ये आपके बराबर हो गए। यही चीज़ हमें जो है प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी लिखा हुआ है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। थोड़ा सा मैंने इसको छोटा ही लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेंथी खींच रहा था, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश में किया है तो ये थोड़ा सा लंबा खींच रहा था। बाकी ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है, ये केबल टावर है, देख रहे हैं आप, देखते जाना, और ये ऊंचा भवन है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद का अवनमन कोण जो है 45 है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो, सबसे पहले ये टावर है, ठीक है, इस टावर 7 मीटर ऊंचे भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये 7 मीटर है, क्या है, 7 मीटर, यहाँ पे जो है 7 मीटर इसकी ऊंचाई है। ए भी इस भवन की ऊंचाई मान ली कि ये 7 मीटर की भवन की ऊंचाई है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से जो हमारा उन्नयन कोण है, जो हम ऊपर देखते हैं वो कोण, वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री, ध्यान रखना। और जो अवनमन कोण है, जो हम नीचे की तरफ देखते हैं, उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। जो धरती की तरफ देखते हैं, अपने से नीचे देखना उन्नयन होता है, अवनमन होता है, और अपने से ऊपर देखना उन्नयन होता है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। दोनों चीजें हमारे को दे रखी है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि भाई इसके जड़ में देख रहे हैं तो 45 बन रहा है, इसके टॉप पे देख रहे हैं तो 60 बन रहा है, और जो हमारी लाइन जो एक्सिस होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। तो इससे बना रहा है 60 डिग्री, इसी से बना रहा है 45 डिग्री। अब इस डायग्राम को जो है हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये डायग्राम नीचे भी बनाया हुआ है, हालांकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये 60 डिग्री है, नीचे 45 डिग्री है। जब ये 45 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, ये भी 45 हो जाएगा। और यहाँ तक ये जो लाइन आप देख रहे हो इस तरह से, ए से डी, ये ए से डी, ये भी कितना, अगर ये ए बी भवन की ऊंचाई 7 है तो ये सी डी भी कितना होगा, 7 होगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये चीज़ तो आमने सामने समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं माना भवन ए बी तथा टावर सीई है। यहाँ पे हमने माना, यहाँ पे इस डायग्राम को देखना, माना भवन ए बी है, ए और बी क्या है, भवन है, और जो है सीई क्या है, टावर है। ये पहली चीज माना। तो लेट बिल्डिंग ए बी एंड टावर बी सी, कोई भी एक लैंग्वेज में समझ लो। अब इसके बाद में हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दे रखा है, तो हमें जो है भवन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो भवन की ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया है भवन की ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो हमारे को कितना दे रखा है, 60 डिग्री हमने बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को नाम दे देंगे। इसको नाम क्या दे देंगे, हम देते हैं ई से लेके ए से लेके डी। तो ई ए डी जो है कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल ई ए डी जो है 60 डिग्री। अच्छा, इसी तरह से अवनमन कोण जो है आपको कितना दिया है, तो अवनमन कोण जो दिया है 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं मीनार के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल कौन सा है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो ए से स्टार्ट हो रहा है और सी तक जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा एंगल जो है डी तक जा रहा है। तो हम कह सकते हैं सी ए डी जो है वो 45 डिग्री है, तो सी ए डी है 45 डिग्री। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमारे को जो है सी से लेके ई तक हमारे को टावर की ऊंचाई प्राप्त करनी है। क्या करना है, भवन टावर की ऊंचाई प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हमारे को ये सी से लेके ई तक प्राप्त करना है। डायग्राम के हिसाब से सी से ई तक हमें प्राप्त करना है, यानी कि हमें क्या प्राप्त करना है, सी से ई प्राप्त करना है, यानी कि मीनार की ऊंचाई या फिर टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम उस डायग्राम को यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, जो चीज ऊपर था वही चीज नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब जो डायग्राम था हमने समझ लिया, उससे ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर जो है ये लाइन ए, जो आपका ए बी लाइन जो है, ये ए बी लाइन है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और सी डी भी आपका 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। तो हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं सी डी बराबर ए बी होगा, वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये चीज तो डायग्राम से स्पष्ट है। अच्छा, एडी और बीसी भी समानांतर है, तो आप देख सकते हो ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली एडी, और बीसी जो आपका बेस है, ये दोनों क्या है, समानांतर। तो मैं कह सकता हूँ एडी बराबर में बीसी है, तो एडी बराबर बीसी है, ये भी हमने कह दिया। ठीक है, इसके बाद में चूंकि टावर और भवन जमीन पर लंबवत है, जमीन पे क्या है 90 डिग्री खड़े हैं, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, तो जो ए बी सी कितना है, 90 डिग्री होगा। इसी तरह से ई सी बी कितना हो जाएगा, ये भी आपका जो है 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आप कह सकते हो कि डी सी बी या फिर बी सी डी जो भी आपका, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से आपका ऊपर वाला जो है ई डी ए, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सब कुछ यहाँ पे 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसके बराबर में कह सकते हो कि आपका जो है डी सी बी भी आपका डी सी और बी, ये भी 90 डिग्री है। जितने की जरूरत है उतना ही लिखा है मैंने, आगे आप नहीं स्पष्ट, क्योंकि हमारे को एक चीज ये चाहिए, क्योंकि इस एंगल का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे को ये हाइट चाहिए। ठीक है, ये हाइट तो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर वाली हाइट मुझे पता नहीं है, उसी को तो निकालना है और कुछ करना तो थोड़ी है। अब जो है ए डी और बी सी समानांतर होंगे, क्योंकि ए डी और बी सी, देखो आपका ए और डी और बी सी समानांतर होंगे, क्योंकि हमने बता रखा है उस स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जो है
यहाँ से आपको पता है जब ये समानांतर है, ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, तो ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। इस तरह से जो जा रही है, आप जो देख रहे हो कि ये लाइन जो इस तरह से जा रही है, ये वाली, ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। कह सकते हो ना ये कि तिर्यक रेखा है इसकी। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये 45 डिग्री है अगर, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। समांतर लाइनों में तिर्यक रेखाओं की जो आपके कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है ये, ठीक है, इसलिए ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हमने बोल दिया कि ए सी बी जो है आपका, ए सी और बी, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम के ऊपर। जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। मैं इसको, इस लाइन को हटा दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा देते हैं, क्या जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है। अब जो है टेन सी, टेन सी हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, ये टेन का मान होता है आपका लंब बटे आधार। अब टेन सी कैसे निकालेंगे, तो देखो जो यहाँ पर सी, ये हमारे पास जो ये एंगल आया ना, ये वाला, इसको हम निकालने वाले हैं। अब ये टेन सी निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो इस एंगल के जो सामने वाला है, इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला, वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। क्या होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जिससे ये एंगल बना रहा है वो हमारे पास जो बेस हो जाता है, आधार हो जाता है। तो ये हो गया आधार इसका, इस ट्राइंगल का, और ये हो गया आपका लंब, परपेंडिकुलर। तो हम जो है लंब बटे आधार, पी बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर अपन में बेस कर सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आप देख रहे हो कि ए बी है तो ए बी लिख दिया। और जो है आपका बीसी कितना है, तो बीसी जो है हमारे पास, बीसी का मान बाद में लिखेंगे क्योंकि बीसी हमें जो है पता नहीं है, ये लंबाई हमें को नहीं पता ना, इस टावर में ये लंबाई नहीं दी गई है। ये लंबाई हमें पता चल जाएगी तो सब कुछ निकाल लेंगे। बीसी पता चल जाएगी तो वो किसके बराबर होगी, एडी के बराबर होगी। ये भी चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर जो है आप टेन 45, क्योंकि हम 45 ले रहे हैं तो टेन 45 के सामने वाला जो कोण है वो लंब हो जाएगा। तो 45 का मान होता है 1 और ए बी बटे में बीसी हो गया। और ए बी का मान मुझे पता है कि ए बी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह मैं 7 रख रहा हूँ, तो ए बी की जगह मैंने 7 रखा, ठीक है। अपॉन में बीसी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बीसी का मान कितना जाएगा, 7 मिल जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा कर दोगे, 7 बटे बीसी है तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे को बी से सी की दूरी जो है ये भी आपको कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर मिल गया। ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए आगे, क्योंकि BC और AD बराबर है, BC और AD बराबर है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्कस कर चुके हैं कि BC और AD जो है बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि भैया ये नीचे वाली BC और ऊपर वाली AD जो ये लाइन है ये बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि AD का मान भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन भी 7 हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 7 मिल गया। इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, ये कर्ण मुझे अभी पता नहीं है, एंगल पता है, ठीक है। ध्यान रखना है, आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है भाई। 10 ले लेंगे, फिर से 10 ले लेंगे तो इसका सामने वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। आधार का मान तो मुझे पता है, लंब का निकल जाएगा, देखते जाओ। तो यहाँ पर हमने रख लिया इसको। अब जो है हम क्या करते हैं, नीचे भी डायग्राम है तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 7 तक आ गए। अब हम ट्राइंगल जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ए डी और ई, ठीक है, इसमें मेरे को ये 7 दे रखा है। ध्यान रखना कि ए से डी जो है 7 दे रखा है और इसके सामने वाला जो कोण है ये डी ई, ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। तो लंब पी बाई बी, तो हम कह सकते हैं कि जो tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 का हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 60 दिया है, तो tan 60 जो है पी बाई बी हो जाएगा। तो पी बाई बी लिख दिया। तो पी का मान तो मुझे पता नहीं, यानी कि ईडी का मान मुझे पता नहीं, ईडी तो निकालना है। और एडी मुझे पता है कि ये 7 है, तो एडी की जगह मैंने 7 रख दिया। और जो है tan 60 का मान अभी हमने देखा था कि √3 होता है, टेबल मैंने आपको दिखाई थी, तो √3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 7 को तिरछा गुणा करके उधर ईडी का मान निकालना है, तो तिरछा गुणा करके उधर ले जाएंगे तो 7√3 जो है ईडी का मान आ जाएगा। तो ईडी का मान कितना आ गया, 7√3, ठीक है। अब जो है हम कह सकते हैं कि जो टावर की ऊंचाई है, यहाँ पे लिखना था, टावर की ऊंचाई जो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा CD, ठीक है। CD जो हमारे को 7 सेंटीमीटर है, प्लस में DE जो हमने अभी निकाला है ED, ठीक है। तो ED प्लस में DC, भाई DC है और प्लस में ED, दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरी टावर की हाइट निकल जाएगी। तो हमारे पास ED कितना आया, ED हमारे पास 7√7 आया, तो 7√7 प्लस में हमारे पास DC हमारे पास 7 स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। और जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो है इसको दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पे देखो दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट जो बचा 3 और यहाँ 7 हटाया तो यहाँ पे बचा 1। तो यही हमारे पास आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैं बता रहा हूँ, विश्वास करोगे कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पानी पीने वाला एक गिलास जो है ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास जो है, व्यास दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर गिवन है, तो दोनों है, ये भी डायमीटर है पूरा का पूरा और ये भी नीचे वाला भी डायमीटर है। गिलास का धारिता यानी कि हमको इसका आयतन निकाल देना है। और हाइट जो दे रखी है इसने कितनी दे रखी है, गिलास की ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई भी आपका मीटर वीटर में नहीं, चेंज नहीं करना है। तो हम सिंस ग्लास इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म तो आप जानते हो ये शंकु के आकार का है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी होगी भाई, इसमें क्या पूछ रहा है, तो ये कैपेसिटी ऑफ ग्लास यानी कि ग्लास का जो है क्षमता कितनी होगी, तो इसका जो है जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो छिन्नक का वॉल्यूम का जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने नीचे इंग्लिश को हिंदी में भी लिखा है, ठीक है ना। तो गिलास का आयतन या छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो होता है R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। अब R1 और R2 क्या है, तो R1 और R2 आप सिंपली कह सकते हो कि ये मेरा R1 है नीचे छोटा वाला और ये है जो मेरा R2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर तो पूरा का पूरा क्या है, व्यास है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा आधा, तो R2 कितना आ गया 2। और जो है यहाँ पर नीचे वाला व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, आधा होता है
भाई डायमीटर का आधा रेडियस होता है, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है। ये फॉर्मूला हमारे को याद है, 1/3 पाई एच। एच भी हमारे को ध्यान रखना, एच दे रखा है, ठीक है। और फिर R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, सब RR है, ठीक है। और एक H जुड़ जाता है, पाई तो हमेशा लगता ही है। अब जो है हमारे को, मैंने बताया कि हाइट दे रखी है, मैंने रेडियस 1 बता दिया, उसी डायग्राम में रेडियस 2 भी हमने निकाल लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, रेडियस 1 और रेडियस 2 को जो है आप ले लें, जिसकी मर्जी है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। कहीं भी डालो, R1 प्लस R2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो हम इसमें फॉर्मूले में जो है सारी वैल्यू को R1 और R2 को डालते हैं, तो इस तरह से R1 आपका जो है 1/3, पाई का मान रख दिया 22/7, और H का मान जो है 14 दे रखा है, R1 का और R2 का जो है मान रख देंगे। तो ये सारे के सारे हमने मान इसमें रख दिए, इसको सॉल्व किया तो यहाँ 7 दूनी 14, 2 बार में तो ये कट गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/3 22 गुणा में 2, और जो है अंदर 4 प्लस 1 प्लस में 2, ये टोटल कितना हो जाएगा 22 गुणा में 2, और ये अंदर वाले जुड़ करके कितने हो जाएंगे 4 और 1 5 और 2 7। तो ये 22 गुणा 2 गुणा 7 बटे में 3, और ये जो इनको गुणा करोगे तो 308 आएगा, 308 बटे में 3, और इसको जब डिवाइड करोगे तो 102.66 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा ग्लास का। यहाँ पर मैंने यही चीज समझाई है, ये ग्लास का आयतन का फॉर्मूला है जो अभी आपने इधर समझा, और ये ग्लास का डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इसका व्यास जो है हमारे को ये दिया गया है, तो व्यास को क्या करना है, व्यास को हमें त्रिज्या में कन्वर्ट कर देना है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है, तो क्रमशः 2 और 1 हो जाएगी, ठीक है। 2 और 1 हो गई, तो हमको गिलास का आयतन वाला जो फॉर्मूला है उसमें सबको रख देना है, जो कि मैंने अभी अभी रख के दिखाया था आपको, वही चीज यहाँ पे रखी गई है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 308/3 आएगा, इसको काट दोगे तो जो है इतना आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 102.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बारंबार माध्य निकालना है हमें। तो 19वां प्रश्न जो है इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य हमें पता करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वर्ग अंतराल जो आपको दिया गया है और उसकी बारंबारता दी गई है। तो क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल जो हमारे को दिया गया है, ठीक है। अब जो है मेरे को क्या करना है सिंपली, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ठीक है। ये वर्ग अंतराल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, ठीक है। तो ये बारंबारता होगी, वर्ग अंतराल हो गया। सबसे पहले हम इस टेबल को सही समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला आप सीधा सीधा आप कह सकते हो, मीन का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो करना है a प्लस एच इनटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ध्यान रखना है, ये चीज हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर ए जो है वो एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी कर दिया, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पे कल्पित माध्य कितना है 225 है, यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है कल्पित माध्य जो ए है वो 225 है, और जो है एच क्या है, तो यहाँ पर जो है ये क्लास इंटरवल है, जो कि आप छोटे क्लास में से बड़े क्लास को माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। तो ये दो चीजें हम कैसे निकालते हैं ये बता देते हैं। यहाँ पे ए और एच चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई और सिग्मा एफ आई दोनों टेबल में मिलेंगे, हम टेबल से निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेबल की। टेबल में वर्ग अंतराल दिया गया है और हमारे को बारंबारता दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले क्लास मार्क यानी कि एक्स आई निकालना हमें। एक्स आई क्या होता है कि हमारा जो छोटा क्लास और बड़ा क्लास होता है ना, इसको जोड़ते हैं और इसमें से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 और 150 कितना हो गया, 100 और 150 250 हो गया, 250 हो गया। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी तरह से 150 और 200 को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 350। 350 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 175, तो 175 आ गया। इसी तरह से 200 और 250 को जोड़ोगे तो 450 होता है, 450 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 25 और ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225 आ गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है ये 250 और 300 जोड़ोगे तो 3 और 2 5 550 होता है, 550 बटे में 2 करोगे तो ये आ जाएगा 275। और इसी तरह से आप जो है 300 और 350 650 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 325, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास मार्क जिसको एक्स आई बोलते हैं वो कुछ इस तरह से एक्स आई निकालना है, तो हमारे को ये ध्यान रखना है, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब एफ आई एक्स आई नहीं निकालना है, ध्यान रखना, यहीं पर मिस्टेक करते हो सबसे ज्यादा, गलती यहीं करोगे यही बर्बाद कर देगा, ध्यान रखना। अब क्या करना है, देखो हमारे को यू आई निकालना होता है। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो इसमें एक और चीज है, आपको सिंपली समझना है कि क्या करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि कल्पित माध्य जो है आप सिंपली जब हमारे पास इस तरह से इवन नहीं है, ये देखो एक टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5 टेबल 5 है, तो 5 में से जो भी आपका अगर ये 7 होते तो 3 नीचे का छोड़ते 3 ऊपर का छोड़ते बीच वाला ले लेते। इस तरह से 5 है तो 2 नीचे का छोड़ा 2 ऊपर का छोड़ा ये बीच वाला ले लेते। ये कल्पित माध्य हमने कल्पना कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला कल्पित माध्य होता है जो हमारा 225 आया, ठीक है। तो ये कल्पित माध्य हमने जो है स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि कल्पित माध्य जो आपका 225 है, ठीक है। अब आते हैं इस कल्पित माध्य का जो है हाइट कितना होगा, तो आप जिस किसी को भी घटाइए सब में 50 का अंतर है, तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि एच की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब जो है हमारे को यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए एक्स आई जो हमारे पास वैल्यू है इसमें से जो है 225 को माइनस करना है, जो कि हमने कल्पित माध्य माना था, इसको जो हमें माइनस कर देना है। तो ये कल्पित माध्य हमारे पास 225 है, इसको जो है हम किस में से माइनस करेंगे, एक्स आई में से। ये एक्स आई जो है 125 में से 225 घटाएंगे, 175 में से 225 घटाएंगे और बटे में जो है आपका एच जो है एच से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एच कितना है हमारे पास, तो एच मैंने आपको बताया 50, तो ठीक है 50 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब सिंपली देखो क्या करना है, ये अगर आप ये वाला अलग से निकाल लेते हो तो आपको आसानी होगा, इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती। आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे तो एक्स आई माइनस 225 जो कल्पित माध्य है बटे में 50 लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया। और फॉर्मूले में आप डाल के निकालोगे तो बहुत लंबी चौड़ी टेबल बन जाएगी, बहुत बर्बादी वाली काम हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो, एक्स आई जो आपका एक्स आई है इसमें से जो कल्पित माध्य आपने माना है उसको घटाते जाइए। तो 125 में से कल्पित माध्य 225 घटा देंगे, ठीक है। तो 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का जो है 100 प्राप्त होगा। फिर 175 में से कल्पित माध्य घटाएंगे तो माइनस का 50 प्राप्त होगा। फिर कल्पित माध्य में से कल्पित माध्य घटाएंगे तो 0 होगा। अब फिर हमारा 275 है, 275 में से कल्पित माध्य घटाएंगे तो 50 होगा। इसी तरह से 325 में से 225 कल्पित माध्य घटाएंगे तो 100 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब हमारे को जो है हमारे पास एक्स आई माइनस 225
225 का हमारे पास वैल्यू पता है कि एक्स आई माइनस 225 क्या होता है, वो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है। तो एक्स आई माइनस 225 की वैल्यू रखते हैं -100, यहाँ पे -50, यहाँ पे 0, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, और सबको डिवाइड किससे करना है, 50 से करना है। तो 50 से सबको भाग देंगे, भाग देते हैं हमारे पास आ जाएगा -2 -1012, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा काम है। अब हमारे क्या करना है, एफ आई यू आई निकाल देना है, ठीक है। एफ आई यू आई से क्या करेंगे, सिंपली तो यहाँ पर जो है आपका एफ आई से इसको हमने जो यू आई निकाला है इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो एफ आई ये रहा मेरे पास, और यू आई का मान ये निकाला टेबल में। तो एफ आई 4 है तो 4 लिखा, टेबल से मैंने यू आई का मान निकाला -2, तो यहाँ पे -2 लिखा, गुणा किया, -8 आ गया। इसी तरह से सबका करते जाऊंगा। यहाँ पर 5 है, इस 5 को जो है ले लूंगा, 5 को गुणा कर दूंगा किससे, -1 से, तो हमारे पास आ जाएगा -5। इसी तरह से सारे करते जाएंगे, और कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे 12 है, इस 12 को लेकर के 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ गया, इस 2 को लेकर के 1 से गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा, इसी तरह से इस 2 को लेकर के 2 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई जिसकी जरूरत थी वो आ गया -7, ठीक है। और जो है एफ आई कितना आ गया, इसको जोड़ा तो हमारे पास आ गया ये 25। अब इन दोनों को रख देते हैं हमारे फॉर्मूले में, बस यहाँ से काम खत्म और हमारा जो है तमाशा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको हमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। हमारे पास एफ आई की वैल्यू कितनी आई, 25 आई, और एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई, -7, ठीक है। तो हम इसको रख देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वही फॉर्मूला बता रखा है। यहाँ पे कल्पित माध्य मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कि भाई कल्पित माध्य कौन सा है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया है। बस आपको फॉर्मूले में रखना है, यहाँ पे फॉर्मूले में रखिए, यहाँ पे फॉर्मूले में रखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए मीन निकालना है, तो ए प्लस में जो है एच इंटू में सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एफ आई। तो एफ आई का मान मेरे पास -7 है, एफ आई का एफ आई यू आई का मान -7 आया, और एफ आई का मान 25 आया। एच मेरे पास 50 था ही, और अज्यूम्ड मीन जो है 225 था। इनको रखा, सॉल्व किया, 225, और इसको काट देंगे 25 दूनी 50, और माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 आ गया। तो मीन कितना हो गया, 225 - 14 211, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी किया गया, बात एक ही है, इधर करो कैलकुलेशन इधर करो। तो इस तरह से जो आपने सोल्यूशन देखा, ये कंप्लीट सोल्यूशन था आपके इस मॉडल पेपर सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव को भी इसी तरह से समझाया हुआ है। आप लोगों को थोड़ा सा जो है शेयर करना आवश्यक है, ताकि जो बच्चे अभी तक वंचित हैं इन सब चीज़ें सोल्यूशन से, उनको जो है मिल पाए। तो आप लोग जरूर इसको शेयर करें, बस यही आपसे दरख्वास्त है। बाकी हम आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे जो मॉडल पेपर्स, एक से बढ़कर एक 5 मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूं, जिनको देख करके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव के पूरे करवाऊंगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। और ऑब्जेक्टिव को मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ऑब्जेक्टिव को मैंने आपको बता दिया था, जो कि आपका प्री टेस्ट का या प्री एग्जाम का मैंने डाला था। प्री एग्जाम का मैंने डाला था अभी लगभग 25 दिसंबर के आसपास, 25 या 20 दिसंबर से प्री एग्जाम पेपर पढ़ लेना एमसीक्यू के लिए, ठीक है। एमसीक्यू पूरे के पूरे उसमें दिए गए हैं, उसमें से आएंगे बोर्ड में। और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी मैंने डाला था एमसीक्यू, ठीक है। ये अभी पिछले 15 दिन के अंदर डाले गए हैं। अगर ये आपने 8-10 वीडियो जो एमसीक्यू के हैं, अगर इनको नहीं पढ़ा तो बाद में एग्जाम में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, जो वीडियो हम डालते हैं बहुत सोच समझ के डालते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोज नहीं डालते हैं, ध्यान रखना। ये तो आपको मैंने बता दिया, ये चीज़ कर लोगे तो बेहतरीन हो जाओगे। बाकी आपकी मर्जी है, वो आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।